Tell me that one case which was the weirdest one. Yes, go ahead. मदर इन लॉ मुझसे कहती हैं कि मैं ना तुम्हारे को जो इंट्रोड्यूस कराऊंगी ये कह के कि तुम मेरे बेटे के दोस्त की वाइफ हो। एक दोस्त आता है इसका, वो मुझसे कहता है कि इसका क्या है, ये तो 2 साल में छोड़ देगा। मैं रह गई स्टक यूएस या कैनेडियन इमिग्रेशन पे, और कहते मेरा हस्बैंड बड़ी तेज से हंसने लगा। एनालाइजर हनी ट्रैप थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स व्हेन दे आर सीकिंग इंडियन वाइफ। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि जो इंडिया में केसेस फाइल हो रहे हैं आज की डेट में, ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगाए जाते हैं एंड डॉरी के केसेस लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फेक केसेस। वाइफ स्वैपिंग है वो बहुत कॉमन हो गया है। वो अपने बॉयफ्रेंड किसी रेस्टोरेंट बैठी है, किसी क्लब में बैठी है, दोनों पब्लिक के लिए किस कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं। यू गेट स्टक समटाइम्स। आपको ये नहीं समझ में आता कि आप क्लाइंट की हेल्प किस तरीके से करो। यू प्लीज सेंड मी योर पिक्चर्स। वो मिस्टर इंडिया के गार्ब में अपने आप को छुपा के लड़कियों से बातें करता था, अलग अलग लड़कियों से। फॉर एनी लाइक अलायंस, चाहे वो मैरिज की हो या बिजनेस की हो, लोगों को क्या चेक करना चाहिए? बिजनेस फैमिलीज का अलायंस हो रहा है आपस में। आरओसी इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे अच्छे रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं? वो होते हैं उनके घर। बॉलीवुड में इतने सारे बड़े बड़े होते हैं स्टार। हमारी प्रमोशंस जो करी है वो अजय देवगन, तापसी पन्नू, कंगना रनौत, राजकुमार राव एंड वानी कपूर जैसे स्टार्स ने भी करी है। ब्रांड मीटिंग्स वाज जस्ट अ बहाना। उसका जो को एक्टर था मूवी का, उसका रूम उसके 3 रूम छोड़ के था, उसके रूम में चली गई। क्या लॉ में फेमिनिज्म इक्वल नहीं होनी चाहिए? उसको पुलिस ने जब क्वेश्चंस पूछे कि भाई तू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसने बोला कि सर मैं इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जो व्हाट्सएप की चैट है, इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप की चैट सिर्फ एक ही तरीके से निकाली जा सकती है, और वो है थ्रू द। बात करते हैं हनी ट्रैप की। थोड़ी सी और भी ज़्यादा फिल्दी रिकॉर्डिंग्स हो गई उसकी कि वो उसके ऊपर ड्रिंक डाल रहा है, बियर डाल रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हो गई एंड देन ही इज लिकिंग दैट बियर। एक ऐसा वक्त आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया पर्सन। एसएसआर के केस का मैं आंसर जानना चाहता हूँ। चारों ओर दरवाजे बंद थे, अंदर से खिड़कियां बंद थी, रोशनदान बंद थे, एंड ही कमिटेड सुसाइड इनसाइड। द डोर वाज ब्रोकन ओपन। अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि अंदर से आप लैच लगा सकते थे। तो किस तरीके से किसी ने बार्जन करके बाहर आके अंदर से डोर क्लोज कर दिए? Season 2, episode 2. As I shared before with you, जो लास्ट एपिसोड था, मुझे बहुत लोगों ने बोला दिवस चुपचाप करके बैठना, कुछ सवाल नहीं पूछना, क्योंकि ही हैज़ अ लॉट टू शेयर एंड जेन्युइनली जो आपकी स्टोरीज होती हैं बहुत एंगेजिंग होती हैं। तो आज मेरा काम बहुत आसान होने वाला है। मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। विल गो लाइक स्टेप बाय स्टेप, वन स्टोरी आफ्टर द नेक्स्ट वन। बट द फर्स्ट वन इज अराउंड मैरिज। प्री मैट एंड पोस्ट मैट आप दोनों करते हैं। करेक्ट। टेल मी दैट वन केस, वन स्टोरी विच वॉज द वियर्डेस्ट वन, कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट टू इन अ मैरिज सेटअप। एक्चुअली आई टेल यू दिवस कि ये स्टोरीज नहीं है, ये बेसिकली हमारी केस स्टडीज़ हैं, आई वुड से। राइट। सो क्योंकि हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। लोगों के लिए स्टोरीज हो सकती हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, बट हमारे लिए स्टडीज़ हैं, बिकॉज हम इनको जीते हैं। राइट। सो और ऐसे कई सारे केस हमारे पास आते हैं जो याद रह जाते हैं। ऐसे कई सारे केस मैं पहले ही पॉडकास्ट से बोल चुका हूँ, बट ये केस है जो मुझे एकदम से ऑफ हैंड याद आ रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसमें क्या है, मतलब इट्स अ केस कि कोई किस हद तक जा सकता है किसी को शादी में बर्बाद करने में, एंड दैट टू विदाउट एनी राइम एंड रीज़न, जस्ट यूजिंग पीपल। हमने एक केस किया। इसमें क्या था कि द क्लाइंट केम टू अस, शी वॉज कॉलिंग अस फ्रॉम कैनेडा। शी सेड कि मेरी जो है शादी हुई मेरे हस्बैंड से, एंड इसमें जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी कर दी गई। जिस दिन हमने एक दूसरे को देखा, अरेंज मैरिज सेटअप था। अरेंज मैरिज सेटअप में जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, तो हमने सोचा कि 2 दिन के अंदर अंदर शादी करनी है। 2 दिन के अंदर शादी क्यों करनी थी? कहते हैं जी साए निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको 2 दिन के अंदर शादी करनी है। अब हमने 2 दिन के अंदर जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करके शादी करी। हमने तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाया। उनके साइड से 5-7 लोग आए, 10 लोग आए मैक्सिमम शादी करने के लिए, एंड वी जस्ट गॉट मैरिड विद इन 2 days टाइम। अब हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई, प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन कोई नहीं कराई, कोई चेकिंग नहीं कराई उसकी। दैट वाज अ मिस्टेक, एंड शी वाज हरसेल्फ सेइंग कि काश मैं करा लेती।
ठीक है। सो कोई प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। कहते हैं कि लड़का जो है यूएस में रहा था, कनाडा में रहा था, तो यूएस और कनाडा की उसके पास वहाँ का सिटीजनशिप भी थी, सब कुछ था, तो पीआर थी वहाँ की, एंड एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तो ही यूज्ड टू अर्न क्वाइट वेल, द बॉय वाज वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट ऑल्सो। मुझे भी अच्छा लगा, बातें भी बड़ी अच्छी करता था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने भी कुछ खास पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, एंड आई गॉट मैरिड टू हिम। जब मैं शादी करके वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि जब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे कहती हैं कि मैं ना तुम्हारे को जो इंट्रोड्यूस कराऊंगी वो कराऊंगी ये कह के कि तुम जो है ना मेरे बेटे के दोस्त की वाइफ हो। ठीक है। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं कि बेटा हमने रिश्तेदारी में किसी को बुलाया नहीं ना, तो हम दिखाना नहीं चाहते कि तुम्हारी जो है ना शादी हो गई है। कोई भी रिश्तेदार आएगा ना या कोई भी दोस्त आएगा, हम उसको ये बोलेंगे आप मेरे बेटे के दोस्त की वाइफ हो। ठीक है। तो कहते हैं मुझे बड़ा हैरानी हुई, बट फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। कई सारे रेड फ्लैग इग्नोर किए उसने, जैसे कि शादी एकदम से जल्दी होना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़ कि कम रिश्तेदार आना शादी में, शादी को हाइड करके रखना, सेकंड रेड फ्लैग। थर्ड रेड फ्लैग उसकी मदर इन लॉ ने ऐसे बोला, तब भी उन्होंने कोई वेरिफिकेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। फिर कहते हैं कि मैं एक दिन इसके एक दोस्त आता है इसका बड़ा पुराना, घर पे बैठा हुआ था, तो वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे पहली बार मिल रहा था, कहता है मुझसे कि इसका क्या है, ये तो 2 साल में छोड़ देगा वाइफ को। ठीक है। 2 साल की इसकी तो 2 साल की मैरिजेस होती हैं। कहते तब भी मुझे शक नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन फिर मेरी ना मदर इन लॉ ने बोला मेरे हस्बैंड को, तो उसको ना तो एक काम करो, जल्दी से ना कनाडा ले जाओ वापस। ठीक है। उन्होंने जल्दी जल्दी करके, मेरा विजिटर वीज़ा था, विजिटर वीज़ा पे, और मेरा स्पाउस की तो पीआर थी, उसके बेस से मेरे को कनाडा भेज दिया इन्होंने, ताकि मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात ही ना कर पाऊँ। अब जब हम कनाडा चले गए, कनाडा जाने के बाद इसने जो है मुझे कॉमन लॉ में रजिस्टर कराया। कॉमन लॉ क्या होता है वहाँ पे? कहते हैं कि शादीशुदा लॉ में नहीं कराया कि मैं इससे शादी करके आई हूँ। कॉमन लॉ कनाडा में होता है जहाँ पे लिव इन पार्टनर्स अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि दे आर जस्ट लिव इन टुगेदर, सो दैट कि मैं इससे कभी मैट्रिमोनियल राइट्स क्लेम ना कर पाऊँ, और मुझे हमेशा विजिटर वीज़ा पे ही रखा। ठीक है। अब लेकिन ड्यूरिंग दिस वाइल आई गॉट प्रेग्नेंट। अब प्रेगनेंसी के बाद वहाँ पे जो है ना बच्चे का जो है खर्चा, क्योंकि वी वर लिव इन पार्टनर्स, अब वहाँ पे बच्चा ताकि गवर्नमेंट उठाए, उसको एजुकेशन फ्री मिले, सारी चीज़ें फ्री मिले, तो उसने कहा अब क्योंकि खर्चा नहीं करना चाहता, तो कहता है कि मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं यहाँ पे। तो कॉमन लॉ से मुझे कहा कि मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। अब मैरिज रजिस्टर करा ली, उसके बाद उसने कहा कि बच्चे को सारी वो फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कनाडा में क्या होता है कि वो ना अपने जो उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। लाइक दे कंसिडर देम वेरी वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो दे टेक केयर ऑफ देयर किड्स बॉर्न इन कनाडा वेरी वेल, राइट। सो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। नाउ क्या होता है कि अब वो कहती है कि थोड़े टाइम बाद व्हेन द टाइम पास्ट बाय, मेरे पास बच्चा अभी 5 ही महीने का था, मेरे पास जो था मेरा को यहाँ का जो वैलिड वीज़ा था, वैलिड वीज़ा दिलवाने के लिए, मतलब जो परमानेंट वीज़ा होता है उसके लिए अप्लाई किया हुआ था मैंने यहाँ पे। ही वॉज नॉट अप्लाइंग इवन फॉर मी हेयर, बट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो जब तक मैं विजिटर वीज़ा पे ही थी एंड वैलिड वीज़ा पे नहीं थी, आई वॉज इन मिडल, लगने वाला था बट इट वॉज इन मिडल, मैंने अप्लाई किया हुआ था। इसने कहा चलो रोड ट्रिप पर चलते हैं यूएस। ठीक है। और इसको पता था और मुझे नहीं पता था ये बात कि ये क्यों मुझे रोड ट्रिप पे यूएस लेके जा रहा है। रोड ट्रिप पे मुझे यूएस ले गया। वहाँ से यूएस ले जाने के बाद जब मैं वापस कनाडा में आई तो कैनेडियन से मुझे एंट्री नहीं दी। ठीक है। और कहते हैं कि हम बच्चे को रखेंगे, बच्चा हमारा है, ठीक है, इसके फादर को देंगे। ठीक है। और तुम एंट्री नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास वैलिडिटी नहीं है। क्यों नहीं वैलिडिटी? बिकॉज वैलिड वीज़ा अब तक मिला ही नहीं था और वो उस वीज़ा पे एंट्री नहीं कर सकती थी। देयर इज सम बिकॉज शी एग्जिटेड कैनेडा while she had applied for her valid visa there, right? So उस दौरान में she couldn't leave the country till the time she has got her visa, valid visa from there. तो क्योंकि वो बाहर निकल गई तो now she cannot enter in. तो और कहते हैं कि क्यों कहते हैं बच्चे को तो हम फादर को हैंड ओवर कर देंगे। कहते हैं कि मैं रह गई स्टक यूएसए कैनेडियन उस इमिग्रेशन पे, और कहते हैं मेरा हस्बैंड बड़ी तेज से हंसने लगा। ठीक है। और सवाल है इसमें, जो लेडी है क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो बहुत एजुकेटेड लेडी है, बट वहाँ के बारे में सब कुछ लेकिन सी व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, राइट, आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि जो कर रहा है वो सही ही कर रहा होगा, बिकॉज ही इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस, ही नोज एवरी प्रोसेस, राइट। उसको नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है,
अंडरस्टूड, ठीक है। राइट। फिर सो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, बच्चे को हैंड ओवर ले लिया। कहते हैं कि मैं बड़ा रोई उनके सामने, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, क्योंकि अपने बच्चों का बड़ा रिगार्ड करते हैं। उन्होंने सोचा कि मदर जो है वो बिल्कुल बच्चा बिना मदर के रह जाएगा। दे अलाउड मी एंट्री इन, और उन्होंने मुझसे लिखवा लिया, डिक्लेरेशन ले ली कि भाई आप यहाँ पे वैलिड उसके लिए अप्लाई करोगे एंड यू विल ओनली एग्जिट वंस यू गेट इट। कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर आ गई तो अंदर एंट्री कर गई, तो मेरी और मेरे हस्बैंड में बड़ी लड़ाई हुई। अब बच्चा जो है वो सिर्फ 5 महीने का था। कहते हैं कि मेरा हस्बैंड ने क्या किया, लड़ाई करने के बाद ही रेन बैक फ्रॉम कनाडा एंड ही केम बैक टू इंडिया, और मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ाया बच्चे के साथ। और कहते हैं कि अब मैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगी, बिकॉज उसमें दोनों पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए, क्योंकि कनाडा का बच्चा है, ठीक है। और मेरे पास वैलिडिटी नहीं है, मैं बिना मेरा वैलिड वीज़ा कराए वो यहाँ से चला गया, क्योंकि उसी के बेस पे होना था। अब मुझे यहाँ पे शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है। कहते पिछले 3.5 साल से मैं अपने बच्चे को लेकर शेल्टर होम में रह रही हूँ। कहते एंड ही इज़ नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट हिज ओन किड कि मैं, और कहते हैं मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं है, जॉब मैं यहाँ पे कर नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जॉब करने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। अब मेरा जो ब्रदर है, ठीक है, बाय ऑल मीन्स वो मुझे इंडिया से पैसे भेजता है कि किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे पैसे भेज दे, किस तरीके से हमारा गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि नमन जी आई एम इन अ वेरी डीप लाइट, मैं कंट्री ही नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं अपनी कंट्री नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पीछे रह जाएगा अगर मैं अपनी कंट्री आती हूँ तो, ठीक है। मैं बीच में स्टक रह गई हूँ। I am fighting with the government to get my valid visa and all, everything is going on, but then I am in a shelter home, living in a shelter home here, and how can someone be so cruel? तो उसने कहा कि आप प्लीज़, वो हस्बैंड जो है अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रह रहा है, आप उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि वो एग्जैक्टली जो है इंडिया में कर क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सब मेरे साथ उसने किया क्यों। मतलब मैंने तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा था, ठीक है, लेकिन उसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी, ठीक है। तो उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्या मेरे साथ कोई एनमिटी थी, क्या थी। Then we started investigating about this boy, right? So he used to stay in NCR. Once we started investigating about this boy, we found out that he was already married twice before, and he was, twice divorced before in India. और उसके फ्रेंड ने कहा था कि 2 साल में, यस, उसके जो फ्रेंड ने कहा था वो सही कहा था, उसने इंडिकेशन को कैच नहीं किया। वो रिश्तेदारों को शादी में इसलिए नहीं लाए कि कहीं इनको ये ना पता चल जाए कि इस लड़की की पहले शादी हो रखी है, और इसीलिए उसको जल्दी जल्दी करके कनाडा भेज दिया, ठीक है। अब उसकी जो ना ये आदत थी, ही कुडंट मेंटेन रिलेशनशिप विद पीपल वेल, और जब हमने उसको फॉलो करना शुरू किया यहाँ पे, तो देखा कि एक और लड़की के साथ यहाँ पे घूम रहा है। मतलब ही वाज सर्चिंग आउट फॉर हिज 4th टारगेट। व्हाट डज द फैमिली गेट? जो मदर इन लॉ थी उसकी, वो क्यों ऐसे कर रही है सपोर्ट अपने बेटे को? सी आई टेल यू समथिंग, कई बार ना लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है, वो बड़ी इरेशनल होती है। लोगों को शायद हमारी ही कंट्री ऐसी है जिसमें हमारी ही कंट्री नहीं, लाइक पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग होते ही हैं जो लोग कुछ हेल्पिंग भी होते हैं, लोगों की हेल्प करके उनको अच्छा लगता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको लोगों को सता के अच्छा लगता है, राइट, दे गेट अ प्लेजर आउट ऑफ इट। तो मे बी दैट इज दैट काइंड ऑफ फैमिली, सेल्फिश फैमिलीज जो होती है ना, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, वी वॉन्ट वॉट वी वॉन्ट टुडे, डजेंट मैटर कि दूसरा इससे हर्ट होता है, दूसरे को इससे पेन होता है, दे आर नॉट बॉदर्ड। और उनको लिए मिल क्या रहा था उससे, या तो शादी करने के बाद जो दहेज मिल रहा हो, दैट एग्जैक्टली। तो वॉट एवर गिफ्ट्स दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू ग्रैब दोज गिफ्ट्स आफ्टर द मैरिज। नन ऑफ द प्रीवियस वाइफ्स वाज पेड इवन अ सिंगल पेनी, बिकॉज कनाडा में वो कमा रहा है, नोबडी कुड प्रूव कि इसकी इनकम कितनी है वहाँ पे। तो मतलब लाइक समटाइम्स यू कम अक्रॉस केसेस वेयर यू कांट इवन थिंक कि इसका व्हाट डू यू टेल योर क्लाइंट्स। फिर आपने क्या किया इस पूरे केस में? We submitted our reports to her, right, and then she might have taken her legal recourse further. हमारा जॉब था सिर्फ उनको ये सबमिट करना what exactly he is doing, but we were just quite perturbed with the plight that she is going through. ऐसे केस में सपोज देयर इज एनीवन हु इज लिसनिंग टू अस एंड जो इसी दौर से गुजर रहा हो या फिर जस्ट मैरिड, ऐसे क्या चीज़ हैं चेक बॉक्स की ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए? जैसे आपने बताया था कि ये कुछ क्यूज थे जिसको उसने इग्नोर कर दिया, तो ऐसा कोई क्यूज जिसका हमें ध्यान देना चाहिए बिफोर यू गेट मैरिड? See, एज अ प्री मैट, urgency is the biggest crime, I would say, biggest indicator of a crime, ठीक है। अगर कोई अर्जेंसी क्रिएट करे ना किसी भी चीज़ में, ठीक है, सो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग डेंजरस देयर। अर्जेंसी में कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। टेक योर ओन टाइम,
कंसिडर द प्रपोजल वेल, उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के ही उस प्रपोजल में आगे बढ़ना चाहिए कभी भी, ठीक है? सिर्फ इस वजह से कि टाइम निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये भी देखना चाहिए कि सोसाइटी में सामने वाली फैमिली का कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटस है। अब जैसे ये फैमिली है, ये फैमिली में क्या था कि स्ट्रॉन्ग स्टेटस ऑफ द इन देयर सर्कल वाज नॉट नोन, बिकॉज लोग ही नहीं आए वहाँ पे, रिश्तेदार ही नहीं आए, यही नहीं पता रिश्तेदार हैं कौन उनके। रिश्ता कैसे हुआ था? अरेंज मैरिज, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू। प्रॉब्लम क्या है, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ना लोग रिश्ते तो कर लेते हैं मैट्रिमोनियल साइट में, लेकिन वो ये नहीं देखते कि देयर इज़ नो कॉन्ड्यूट इन बिटवीन। आप वो ये चेक ही नहीं कराते कि सामने वाला जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है वो एक्चुअली में है भी या नहीं है। कितने केसेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें ऐसा लगता है इट्स सो टू गुड टू बी ट्रू प्रोफाइल, ठीक है, और लेटर ऑन मैरिज के बाद पता चलता है कि यू नो दे वर नथिंग। हैव यू ऑब्जर्व दैट ये जो पैटर्न्स हैं ये आमतौर पे जो एनआरआई वाले ग्रूम्स हैं उसमें मैक्सिमम होता है, बिकॉज जो चाह होती है एक इंडियन फैमिली की कि हमारी बेटी जो है वो बाहर जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाई दे बिकम अ विक्टिम। दिवस आई वुड से कि ये ना दोनों जगह होते हैं क्राइम्स, ठीक है। एनआरआई इंडियंस के साथ भी क्राइम करते हैं और इंडियंस जो है एनआरआई के साथ भी क्राइम बहुत करते हैं। वो बताओ ना कैसे करते ठीक हैं? है, आई टेल यू। हम लोग ये सोचते हैं सिर्फ कि एनआरआईज जो है यहाँ से ले जाएंगे लोगों को और वहाँ पे क्राइम होगा, वहाँ पे जो है उनके साथ गलत करेंगे। ये सुना है हमने normally। हाँ, ये नॉर्मली ये सुना है, बट कितने, और एक बात बताऊँ, ये ज़्यादा क्राइम्स हैं जो इंडियंस एनआरआईज के साथ कर रहे हैं। कैसे? क्या करते हैं लोग कि यू नो सेम तरीके से टू गेन द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री दे गेट मैरिड टू दैट पर्सन देयर। वहाँ पे जाते ही जैसे उनको पीआर मिलती है उनके अगेंस्ट केसेस फाइल कर देते हैं, ठीक है, एलिमोनी और मेंटेनेंस के केसेस फाइल कर देते हैं, शेल्टर के केसेस फाइल कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पीपल हेयर आर मिस यूजिंग एनआरआईज ऑल्सो। कितने केस हमने ऐसे किए हैं जिसमें यू नो एनआरआईज आर हनी ट्रैप्ड थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स व्हेन दे आर सीकिंग इंडियन वाइफ्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडियन वाइफ्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करते हैं। एंड जस्ट रिसेंटली हमने एक वेस्ट बंगाल में केस किया है। दिस बॉय वॉज एन एनआरआई बॉय। इसमें जो लड़की थी वो शी वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड यू नो दे बोथ फेल इन लव। शी वॉज फ्रॉम इंडिया एंड ही वॉज सीकिंग अ वाइफ फ्रॉम इंडिया। वो यू नो ही हैड फॉलन इन लव विद दिस गर्ल। वो अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं थी कि वो कहाँ से, अपनी ओरिजिनल एड्रेस नहीं बताती, अपने पेरेंट्स का नंबर नहीं बताती, कहती कि मैं पेरेंट्स से बाद में मिलवाऊंगी एंड ऑल दैट। और उससे गिफ्ट्स लेती रहती थी, वो वहाँ से उसको गिफ्ट्स भेजता रहता था, कभी किसी बहाने से, कभी मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है, उसके बहाने से पैसे लेती रहती थी उससे, ठीक है। और कभी भी उसका फ़ोन बंद हो जाता था, कभी भी वो जो है अनकॉन्टैक्टेबल हो जाती थी, एंड कई दिनों तक शी वॉज यू नो नॉट एट ऑल कॉन्टैक्टेबल। सो अब उसको ये लगता था कि ऐसा क्यों होता है, यू नो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर हर, मैं इसके पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं इसको इतने पैसे भी दे रहा हूँ, स्टिल शी वैनिशेज ऑफ सो मेनी टाइम्स। तो देन ही आस्क्ड अस टू इन्वेस्टिगेट एंड वी फाउंड आउट दैट शी वॉज ऑलरेडी मैरिड हियर एंड वो हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों यही रैकेट चलाते हैं, एनआरआईज को बेवकूफ़ बनाते हैं वो। और सिर्फ यही थोड़ी था, बहुत सारे लड़कों को वो ऐसे ही करते हैं, उनसे गिफ्ट्स लेते रहते हैं, पैसे लेते हैं किसी ना किसी बहाने से। तो यू नो हर तरीके के केसेस हैं। एनआरआईज चीटिंग इंडियंस इज वन सेक्शन ऑफ केसेस एंड इंडियंस चीटिंग एनआरआईज इज अनदर सेक्शन ऑफ केसेस। ऐसा होता है कि सपोज जो एनआरआईज हैं, जो एक हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं, दे रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग इन द पब्लिक कि बदनामी हो जाएगी। हाँ, ये एनआरआई फैमिलीज़ के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ऐसी फैमिलीज़ जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा नाम होता है ना उतनी बड़ी इंसल्ट भी होती है। तो इससे लोग जो है ना क्या करते हैं कि अपनी ये चाहते हैं कि हमारी ये बात कभी भी किसी को भी पता ना चले, राइट। सो दे आर अफ्रेड। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यू नो दे डू नॉट इवन गो टू द पुलिस और दे डू नॉट इवन गो टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस, दे ट्राई टू सेटल इट बिटवीन देम थ्रू MOUs, राइट। और कितनी फैमिली ऐसे ब्लैकमेल भी होती हैं बिकॉज ऑफ देयर इमेजेस। इन दिस केसेस जो इंडियन लॉ है वो किसको लिए सपोर्ट करता है? फॉर एग्जांपल लाइक मेंटेनेंस है या फिर एलिमनी है, तो व्हाट वी नॉर्मली सी इज़ कि जो फीमेल है उसे काफ़ी वो मिलती है, लाइक मिलती है, तवज्जो मिलती है। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली या फिर इट इज़ ओनली ऑन द मूवीज़ और इन द नहीं, इंडियन लॉ से तो पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि जो इंडिया में जो केसेस फाइल हो रहे हैं आज की डेट में, यू नो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगाए जाते हैं एंड यू नो डॉरी के केसेस लगाए जाते हैं, दे आर यू नो मोस्ट ऑफ देम आर फेक केसेस, राइट। सो ये तो यू नो इट इज़ समथिंग लाइक पब्लिसाइज्ड कि यू नो विमेन यू नो आर यूजिंग द लॉ एज एन एमिनेशन। जो रियल विक्टिम्स हैं उनको तो लॉ के बारे में नॉलेज ही नहीं है।
ठीक है, और लॉ कैसे वर्क कर रहा है? लॉ वर्क कर रहा है जैसा एडवोकेट सजेस्ट करता है वैसे लॉ वर्क करता है। हमने एक केस किया, हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है जी मुझे अपनी एक प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करनी, मैं भी डिवोर्स्ड हूँ और जिससे मैं शादी करने आ रहा हूँ वो भी डिवोर्स्ड है, आप उस लड़की की प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कर दो। हमने उस लड़की की प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो हमने देखा कि उसने अपने फादर इन लॉ के ऊपर, अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर और अपने जो उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी, हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर, तीनों के ऊपर रेप चार्जेस लगा रखे थे पिछली मैरिज में। ठीक है, एंड दे ऑल वेंट टू जेल, दे वर बिहाइंड द जेल एंड दे वर वेरी गुड बिजनेस एलीट क्लास फैमिली। ठीक है, दे ऑल वेंट टू जेल जस्ट बिकॉज ऑफ हर फॉल्स एलिगेशंस। और हमने उसको बताया कि यू नो शी हैज फॉट अ वेरी अगली बैटल टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम हर प्रीवियस फैमिली, बी कॉशियस अबाउट दिस। ठीक है, तो उसने उसको कन्फ्रंट किया। उसने कन्फ्रंट जब किया तो उसने पता क्या बोला? उसने सिर्फ ये बोला कि मुझे ऐसे ऐसे लॉयर ने बोला, मैंने वैसे किया। मतलब शी हरसेल्फ एडमिटेड कि दे वर फेक केसेस। तो यू नो this is just a light example of telling you that how women are misusing the law in the country, right? But I would not say women are not the victims at the same point of time. ठीक है, women are victims और उसी के लिए ये लॉ बनाया गया था। बट I would urge कि ये they should not misuse the law for their benefits. आपने बात करी थी अभी द बिग बिजनेस हाउसेस, व्हाट यू हैव सीन कि कुछ फैमिलीज में जो वाइफ लाइक स्वैपिंग है वो बहुत लाइक कॉमन हो गया है कि सपोज फॉर द सेक ऑफ बिजनेस या सम फेवर्स। हैव यू सीन समथिंग ऑन दैट सॉर्ट? बहुत केसेस देखे हैं, बहुत केसेस। अभी एक केस हमने किया है, ये तो बड़ा रीसेंट केस है। ठीक है, इसमें एक हस्बैंड हमारे पास आए, वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है। हमारे लिए बड़ा नॉर्मल टास्क है वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। एवरीबडी सस्पेक्ट्स वाइफ टू बी इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो हमने जो है वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी एंड देन वंस वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग हर वी फाउंड आउट दैट शी इज़ रोमिंग अराउंड विद अनदर मैन। अच्छा, उसकी वाइफ की जो मोमेंट थी ना वो ऐसी थी कि शी वॉज नॉट अफ्रेड। जैसे क्या होता है कि जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, लोगों के मन में चोर होता है कि मुझे देख ना ले, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन शी वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड। उसको वो जहाँ पे भी जाती थी शी यूज टू ओपनली गो देयर, और वो अपने बॉयफ्रेंड किसी रेस्टोरेंट में बैठी है, किसी क्लब में बैठी है, दोनों पब्लिक के लिए किस कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, होटल में बिल्कुल हाथ पकड़े खुलेआम जा रहे हैं। वरना लोग चोरों की तरह जाते हैं, पहले एक पर्सन एंट्री कर जाएगा, फिर उसके एंट्री करके चेक इन करने का, फिर दूसरा पर्सन एंट्री करेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग एंट्री करते हैं, बट वो एकदम बोल्डली जाते थे दोनों। एंड शी वॉज लिविंग विद आवर क्लाइंट ओनली, इट्स नॉट दैट दे हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो दोनों साथ में ही रहते थे। तो हमने सारे वीडियोस वगैरह उनको बना के थे, हम भी अमेज थे कि मतलब इतना बोल्ड कोई कैसे हो सकता है। हमने उसको वीडियोस दिखाए, सारे फोटोग्राफ्स दिखाए, तो वो भी जो है ना अमेज नहीं और शॉक नहीं लगा इन सब चीज़ों से। तो हमने उनसे पूछा, मतलब पूछा भी क्या कि लाइक ही गॉट परटर्ब्ड, वो डिस्टर्ब्ड हो गया देख के। तो कहते हैं कि नमन जी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए इस केस में। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? कहते हैं आई हैव गॉट स्टक। कहते हैं, मैंने कहा क्या, हाउ हैव यू गॉट स्टक? कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ कि ये ना मेरा ही इनिशिएट किया हुआ था एक्चुअली में। ठीक है, जस्ट टू गेट किंक इन लाइफ। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक कपल को ढूंढा थ्रू ऑनलाइन साइट्स। अब ये ऑनलाइन साइट्स जो हैं बड़ी फेमस साइट्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम हेयर। ठीक है, उसके थ्रू एक कपल सीकिंग कपल्स के वो आते हैं, एड्स आते हैं वहाँ पे। हमने उसके थ्रू एक कपल को सीख किया फॉर हैविंग फ्रेंडशिप्स। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई एंड वी केम इनटू जस्ट टू हैव मोर किंग। हमने सॉफ्ट प्लेजर्स लाइक ग्रुप सेक्स शुरू किया, देन वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग आवर पार्टनर्स एंड लिटिल डिड आई नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या कहते हैं कि माई वाइफ नाउ हमने पहले सोचा था कि हमें बाउंडेशंस रहेंगी, लिमिटेशंस रहेंगी कि भाई जो भी करेंगे आप मेरे नॉलेज के बिना नहीं करोगे, तुम्हारी नॉलेज इनफिडेलिटी नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है नॉलेज में रह के होना चाहिए। ठीक है, नाउ शी हैज़ गॉट इमोशनल अबाउट दिस पर्सन, राइट। और मुझे यही जानना था कि ये मुझे धोखा देके इस पर्सन के साथ जा रही है नहीं जा रही है। नाउ शी हैज़ गॉट इमोशनल, शी इज़ गोइंग विद हिम, और यही मुझे वेरीफाई करना था। और फिर उसने मुझे बोला कि लेकिन सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं है, मुझे हेल्प आपकी कहाँ पे चाहिए? भाई हेल्प आपकी ये चाहिए कि जो उस पर्सन की वाइफ है वो मेरे लिए पॉजेसिव हो गई है बहुत ज़्यादा, और कहता है कि वो इतनी पॉजेसिव हो गई है मेरे लिए कि मैं उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता, मैं इस अरेंजमेंट से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो कहती है मैं सुसाइड कर लूँगी। क्या आपने यू गेट स्टक समटाइम्स, आपको ये नहीं समझ में आता कि आप क्लाइंट की हेल्प किस तरीके से करो। ठीक है, अब वो मुझसे हेल्प तो सीख कर रहा था, बट मुझे दिमाग में कुछ नहीं है मैं इसकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ। So what is your approach as a detective
हम्म। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है टू decode these cases? What do you do? सी हर केस का ना अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। नॉर्मल जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो ये होते हैं कि हम सबसे पहले तो उस पर्सन के बारे में जिसकी भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्चेस करते हैं। हम जो है किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके थ्रू जो भी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन वो हम निकालते हैं। इसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में कोलेक्ट किया जाता है, देन इट इज़ पास्ड ऑन द फील्ड टीम। जो फील्ड की टीम होती है वो क्या करती है, दो तरीके की टीम होती है। एक होती है जो सर्वेलेंस करती है, एक होती है जो इंक्वायरीज करती है। सर्वेलेंस वो होती है टीम जो लोगों को पब्लिकली फॉलो करके उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करती है, देखती है दिन भर में वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। एक होती है इंक्वायरी बेस्ड टीम। इंक्वायरी बेस्ड टीम क्या करती है कि वो उनके बारे में उनके आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशंस करती है, उनके ऑफिस से कलीग से करती है, उनके घर के सर्वेंट से इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके लोकल प्रेस वाले हो गए, लोकल गार्ड्स हो गए, लोकल शॉपकीपर्स हो गए, उनसे इन्वेस्टिगेशंस करती है। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट। कई केसेस में हम अंडर कवर एजेंट्स को यूज़ करते हैं। अंडर कवर एजेंट्स होते हैं जिसमें हमारे आदमी, ठीक है, सामने वाले की लाइफ में एज एन अंडर कवर एजेंट लगा दिए जाते हैं कि दे आर गोइंग टू गेट फ्रेंडलियर टू देम एंड देन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू देम ओनली। तो इस तरीके से अंडर कवर एजेंट्स का रोल होता है, बट ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज में यूज़ होते हैं। आई टेल यू कि ऑब्सेशन ना लोगों को अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। किसी को पैसे के लिए ऑब्सेशन होता है जिसके लिए क्राइम करते हैं, किसी को सेक्स के लिए ऑब्सेशन होता है, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए। अब क्या होता है कि ये मैं एक केस बताता हूँ। इसमें हमने एक केस किया। इस केस में क्या था कि अच्छा, डेटिंग स्कैम, राइट, इट्स अ डेटिंग स्कैम ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्सेशन और डेटिंग स्कैम साथ में कैसे मिलते हैं? डेटिंग स्कैम्स के बारे में हमने ये तो बड़ा सुना है कि डेटिंग स्कैम पे सेक्सटॉर्शन होती है कि भाई आदमी को लड़कियां ल्योर करती हैं और लड़कियां जो है उनसे फिर मिलती हैं, उनसे उनको या तो फॉल्स रेप के चार्ज में फंसा के पैसे लेती हैं, या इस तरीके से पैसे लेती हैं कि किसी रेस्टोरेंट में ले गई और रेस्टोरेंट में ले आके उनका बिल 1.5 लाख रुपए का आ गया और रेस्टोरेंट वाले से उनकी सेटिंग है, उनसे पैसे ले लिए। ये भी बड़े हमने केसेस देखे हैं। अब नाउ मैं आपको एक केस बताता हूँ। दिस इज नॉट द केस ऑफ ब्लैकमेलिंग, बाय द वे, दिस इज अ केस ऑफ प्योर ऑब्सेशन। अब एक हमारी क्लाइंट है, वो किसी डेटिंग साइट के थ्रू वो उनकी रिवर्स फिलॉसफी थी। वो सोचती हैं कि मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो मैं डेटिंग साइट के थ्ू पहले किसी लड़के को ढूंढती हूँ, इफ़ आई फाइंड हिम गुड देन आई गेट मैरिड टू हिम। ठीक है, तो उनकी रिवर्स साइकोलॉजी थी। पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास। ओके, तो अब वो जो है डेटिंग साइट के थ्रू एक लड़के से मिली। द बॉय वाज वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, ठीक है, और एक मॉडल पर्सनालिटी उसकी। तो शी गॉट अट्रैक्टेड टू दिस बॉय एंड उसने जो है बातचीत करनी उससे शुरू करी। दोनों का राइट स्वाइप हो गया, दोनों का अपना आराम से दिन में एकदम से ऐसे 15-20 मिनट बात करी, एकदम से कोई आ गया मैं बाद में बात करता हूँ। ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस टू नॉट टू टॉक एज इफ समवन इज अराउंड हिम, एज इफ समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड हिज बैक। तो वो कहीं, हाँ, was he married? ये तो लेटर पार्ट ऑफ द केस स्टडी है। विच अभी बाकी है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि नाउ अभी कहते हैं कि अच्छा, दैट इज़ नॉट ऑल। अब ये क्या करता था कि इसने जब इसको ज़्यादा कंपल्स करना शुरू किया कि भाई आई वांट टू मीट यू एंड ऑल, बात करने में बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा चालाक था, और हर चीज़ का ना उसका एक्सक्यूज़ होता था। वो कहता है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। सो अच्छा, उसने जो ना उसको ल्योर भी कैसे करता था, जैसे उसने अपने नाम के आगे, जैसे आप मान लो एक नाम लेते हैं हम लोग, अर्श, ठीक है, अर्श एस के नाम से उसने एक प्रोफाइल बना रखी है, ठीक है। उसका वो जो लड़की थी उसका भी नाम सेकंड नेम शर्मा है, ठीक है। तो ये अपने ऐसो कहता है मैं शर्मा ही हूँ, मैं भी शर्मा हूँ, और वेल रिसर्च होती है हर चीज़, ठीक है। तो उसका ना कोई रीज़न नहीं था उसको डाउट करने का। उसने सोचा कि चलो चल रहा है, लड़का डिसेंट है, बातें बड़ी अच्छी करता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसको ये बोला कि यू प्लीज़ सेंड मी योर पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स। कहते हैं कि लेकिन मैंने बिना फेस के अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजी, मैंने अपना फेस नहीं भेजा उसमें, ठीक है। कि उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं ऐसे लड़कों में से नहीं हूँ जो इसको मिसयूज़ करेगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, ऐसा कर उसने अपनी न्यूड पिक्चर्स ही भेज दी उसको। बट उसमें कहते हैं मैंने फेस नहीं डाला, फेस हटा दिया था उसमें से, बिकॉज आई गॉट वेरी वेरी इमोशनल। शायद मेरा ब्रेन ही काम करना बंद कर गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को कहते मैं शादी करूँगी। मैं उससे ही पूछी तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? तो कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। कहते हैं कि कभी वो कहता है कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स इस सिटी में रहते हैं, कभी कहता है मेरे पेरेंट्स इस सिटी में रहते हैं, कभी कुछ कभी कोई, मतलब उसकी बातें ना कभी भी कोई लॉजिक नहीं था उसकी बातों में, बट फिर भी घुमाता रहता था बस। अब कहते हैं कि लेकिन मैंने जब बड़ा कंपल्स किया उसको
3 साल बीत गए उनको और उससे मिला भी नहीं। 3 साल उस लड़की ने अपनी लाइफ के बता दिए इसके साथ। अब 3 साल बाद जब रिलेशनशिप और ग्रो कर गया, व्हेन वो अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट करती थी ना कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम गायब जाते हो, तो बात भी ज़्यादा करना शुरू कर देता था अपने टाइम मैनेजमेंट करके, तो बात भी ज़्यादा करता था, मिला नहीं इन पर्सन। बट मिला नहीं इन पर्सन। अच्छा अब क्या हुआ, कोशिश नहीं करी कि ये उसके पास जाए मिलने के लिए? एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट। अच्छा। अब इसने जो है ना, इसने बोला कि अब जो है ना अच्छा इसने बीच में पता किया कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी की बातें करता है, कन्फ्रंट जब उसने किया तो वो कहता है कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, मैं यहीं पर ही काम करता हूँ, ठीक है। और कहते हैं वो इतना कन्विंसिंग था कि मुझे लगा कि शायद मैंने ही गलत चेकिंग करा ली। कहते हैं इस तरीके से मुझे कन्विंस किया। फिर एक और इंसिडेंट हुआ, फिर कहते हैं कि जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर थी, मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो मैंने देखा कि वो किसी मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ लगा रखी है जो पहले मिस्टर इंडिया रह चुका है। और कहते हैं कि जो मुझे फोटोग्राफ्स अपनी भेजता था, सिंगल फोटोग्राफ भेजता था कि मैं गोवा के बीच पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ। तो कहते हैं कि मैंने जो है जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, मैंने कहा ये तो इसकी प्रोफाइल इसके साथ मैच कर रही है। तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, ठीक है, कि अच्छा फिर भी कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मेरी शक्ल हो सकता है इससे मिलती हो। अच्छा। कहता है हाँ, कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरा नाम यही है और ये पिक्चर से मेरी ही है। अब वो उसने कहा कि जब तक तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं आओगे तब तक मैं जो है वो नहीं करूँगी। अब कहता है कि ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आता है। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी तो फेस पे फेस मास्क लगा के आ गया, वो जो लड़कियों वाला होता है। कहते हैं कि मैं ऐसे ही था, मैं अभी इसी में मैं लगा रहा था, तुमने वीडियो कॉल करने के कंपल्स के, इससे मैं ऐसे आ गया, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब इसके पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से मिलाने की बातें करती थी, तो जब भी मिलाने की बात, वैसे तो हाँ कहता था, लेकिन जब एक्चुअली मिलाने की बात आती, मेरे मदर की तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी हाई हो गया, उनको शुगर हो गया, उनको ये हो गया, उनका वो हो गया, क्या के टाल देता था। ही वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग मी अ फूल। बनाना है, अपना घर परचेज करना है मुझे। तो इसने क्या किया कि इसने जो है ना, इसने कहा कि तुम्हारे को घर मैं दिलाऊंगा। इसने मेरे को कई सारे प्रोजेक्ट्स के नाम भेजने शुरू कर दिए। तो जब उसने नाम भेजने शुरू किया कि तुम इसमें ले लो, इसमें ले लो, तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर इट इज़ वेल रिसर्च्ड जो मुझे दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई प्रॉपर्टी एजेंट या कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, ये वो हो ही नहीं सकता। जब इसने मेरे को प्रोजेक्ट्स दिखाए, सब कुछ किया ऑनलाइन सिर्फ कि तुम इस प्रोजेक्ट में चले जाओ, उसमें चले जाओ, फिर इसने मुझे मिलने का वो बनाया। फिर बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए मुझसे माना कि चलो ठीक है, मैं प्रोजेक्ट दिखाने के तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ये फर्स्ट टाइम उससे मिली, ठीक है, 3 साल के बाद। 3 साल नहीं, अब तक तो 4 साल बीत चुके होंगे, ठीक है। तो ये उसे फर्स्ट टाइम मिली। जब उसे फर्स्ट टाइम मिली तो देखा कि दैट ही मे बी अराउंड 40 years ऑफ एज और नॉट मतलब वेरी अगली लुकिंग पर्सन। जो उसने मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ लगा रखी, उससे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट था वो। कहते कि मैं तो देख के उसको, मैंने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो कहते कि लेकिन 4 साल बीत चुके थे, हमने इतनी बातें कर चुकी थी कि मैं फिर भी उसके लिए इमोशनल थी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया मैं अपने आप को हाइड करता था इसलिए, ताकि मैं जो अपनी पर्सनालिटी को मेरे को ऐसे कोई मिलेगा नहीं कभी भी, मैं इसलिए करता था। उसने ले दे के उसको अपनी बातों में फिर फंसा लिया, ठीक है। अब इसके बाद What was her age? जो लेडी थी? शी वॉज अराउंड 30। अच्छा। हाँ, फिर से फंसा लिया। अब ये जो है उसने अपने लिए घर खरीद लिया एक गर्ल ने। अब घर में जो है वो अकेले रहती एक पर्टिकुलर सिटी में। इसने उसके घर में आना जाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज़ व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग रिलेशनशिप्स विद हर। अब रिलेशनशिप बना लिए। अब उसके साथ अपनी वीडियोस वगैरह भी उसने बना ली। पहले तो उसकी वीडियोस नहीं थी, उसने फेस काट के भेजा था, लेकिन अब इसने स्पाई कैमरास के थ्रू बना लिए। इसने क्या किया कि अच्छा धीरे धीरे, अच्छा कहती है कि मेरे को ना इरिटेशन होने लगी फिर बाद में इससे। ये क्या करता था कि मेरे घर में कभी भी आ जाता था, मतलब लाइक आई यूज्ड टू स्टे अलोन, ठीक है, अनअनाउंस्ड। दिन में 4 बार आना शुरू कर दिया, ठीक है। कभी भी आता था, कभी भी चले जाता था, अपने घर कभी नहीं लेके जाता था, ना अपने कभी पेरेंट्स से मिलवाता था। तो आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। नाउ ही बिकेम सो ऑब्सेसिव अबाउट मी कि इसने मुझे हर जगह, मैं जहाँ से इसको ब्लॉक करती हूँ अलग अलग नंबरों से फ़ोन करना शुरू कर देता है। मेरे ऑफिस में ईमेल्स करना शुरू कर दिया, मेरे घर वालों को ईमेल्स करना शुरू कर दिया। ही वॉन्ट्स मी बैक एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा कि आपको थ्रेट करता है किसी चीज़ से, आपकी फोटोग्राफ्स को लेके, आपकी वीडियोस को लेके थ्रेट नहीं करती आज तक, ब्लैकमेलिंग भी नहीं करी। ही जस्ट वॉन्ट्स कि मैं उसके साथ रहूँ और हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते रहे, फिजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। बेसिकली क्या था, शी स्टक इन अ huge dilemma now she doesn't want to go back to him, but still she is feeling threatened. वो कहती है कि जब भी वो मेरी लाइफ में आता है perturb हो जाती है, लेकिन he has become so obsessed. अब उसकी साइकोलॉजी क्या थी उस पर्सन की? उसकी साइकोलॉजी ये थी that he was not good looking, he was an ugly looking person. वो मिस्टर इंडिया के गार्ब में
अपने आप को छुपा के और लड़कियों से बातें करता था, अलग अलग लड़कियों से, जो उसको अदरवाइज कभी जिंदगी में नहीं मिली। ये एक लड़की इसको ऐसी मिली, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी देखने के बावजूद भी इसके साथ फिजिकल भी हो गई, ठीक है। अब इसको ये लगा कि ये लड़की मुझे ऐसी मिल गई तो मुझे इसको छोड़ना नहीं है, अब मुझे ऐसी लड़की कभी कोई मिलेगी नहीं जिंदगी में। 1.5 साल हो गए इस बात को, 1.5 साल से कंटिन्यूअस वॉइस नोट्स भेजता है, अलग अलग नंबरों से वॉइस नोट्स भेजता है, अब ईमेल्स करता है, मेरे ऑफिस में ईमेल्स करनी शुरू कर दी, मेरे घर में ईमेल्स करनी शुरू कर दी। ही वांट्स मी बैक एट एनी कॉस्ट, मे यू गेट मी रिलीव्ड ऑफ हिम। तो देन हमने जो है उस लड़के को फाइंड आउट किया, ठीक है, हमने उस लड़के को फाइंड आउट किया। तो हमने फाइंड आउट किया वो किस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे रहता है, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। हमने फाइंड आउट किया वो 2 बच्चों का बाप। वाइफ जो थी उसकी बड़ी डोसाइल थी, घर में बंद रहती थी, ठीक है, सो अपनी वाइफ को दबा के रखता था हमेशा, ठीक है। लेकिन इस लड़की का टच में आने के बाद इसने अपनी वाइफ को और बच्चों को पूरी तरह ही छोड़ दिया। नाउ ही इज़ कम्प्लीटली आफ्टर दिस गर्ल, ही हैज़ मेड अ टारगेट कि मुझे इस लड़की से ही अब शादी करनी है। उसकी जो वो था, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स के यहाँ लोग काम करते हैं ना, जो घर दिखाने ले आते हैं कि मैं आपको रेंट पे घर दिखा देता हूँ, मैं आपको दिलवाने घर दिखाता हूँ, वो वैसा पर्सन था, ब्रोकर। उसके पास इतने भी पैसे, ब्रोकर भी नहीं था, ब्रोकर के यहाँ काम करने वाला आदमी था, ठीक है। सो उसकी ये प्रोफाइल थी। फिर हमने जो है उसको अपने पुलिस से कनेक्शंस के थ्रू उसके लड़की से एक कंप्लेंट फाइल करवाई उसके अगेंस्ट। उस कंप्लेंट के बेस पे उस लड़के को उसके घर से उठाया, उसके सारे मेमोरी कार्ड्स, लैपटॉप्स, उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सारे सीज किए। ये जो पर्सन है इसको अच्छी तरीके से पुलिस ने डरा दिया थाने में लाके। फिर देन उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए, उसके माँ बाप से कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए। देन दिस मैटर गॉट रिजॉल्व दैट डे। उसके बाद से उसने फिर डिस्टर्ब करना हमारे क्लाइंट को बंद किया। सो फॉर एनी लाइक अलायंस, चाहे वो मैरिज की हो या बिजनेस की हो, लोगों को क्या चेक करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैरिज में तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको चेक करनी ही चाहिए, बट एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, ठीक है, मैं मैरिज पे अभी बताता हूँ। बिजनेस में किसी भी आप अलायंस में जा रहे हो बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस में अलायंस में जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो हर कोई चेक कर सकता है, जिसके लिए किसी डायरेक्टिव एनसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ जॉबा कॉर्प से, एमसीए की साइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आप किसी भी कंपनी की इंडिया में बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा किसने अपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करी है, ठीक है, कितने करोड़ का उसका टर्नओवर है कंपनी का, कितने एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ काम करते हैं, अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल करता है नहीं करता है, कंपनी के ऊपर कितने लोन्स हैं आप ये पता कर सकते हो, कंपनी ने कोई बैंक्स को डिफ़ॉल्ट किया है नहीं किया ये पता कर सकते हो आप, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में। तो किसी के बारे में, आप किसी बिजनेस अलायंस में जा रहे हो, चाहे अपना माल किसी को क्रेडिट पे देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है किसी से बिजनेस अलायंस करने जा रहे हो, किसी जॉइंट वेंचर में जा रहे हो, लोग अपने बारे में बड़ी रोजी पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, बट उनकी पिक्चर रोजी एक्चुअली में है या नहीं है वो आप यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप। इसके सिवा भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज भी करनी चाहिए कि भाई अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स टाइम पे करते हैं नहीं करते हैं, मार्केट में अपने ऑर्डर्स को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं नहीं, बीच में ऑर्डर्स पर डिफॉल्ट तो नहीं कर देते हैं। ये सारी ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलती हैं चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स कितने हैं, लिटिगेशंस हैं या नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड इंक्वायरी से पता चलती हैं। बट एक जॉबा कॉर्प से आप कुछ ही पता कर सकते हो। सेम इज विद मैट्रिमोनियल केसेस। किसी के बारे में अगर आपको वर्थ पता करनी है, इवन इन प्री मैट्रिमोनियल केसेस, अगर आपको किसी की फाइनेंशियल वर्थ पता करनी है, बिजनेस फैमिलीज का अलायंस हो रहा है आपस में, ठीक है, तो आरओसी इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई आप आरओसी से उसके बिजनेस की सारी बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर लो, ये देखने के लिए कि जो वो अपने आप को सामने वाली फैमिली को दिखा रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में उतने स्ट्रांग फाइनेंशियली हैं भी या नहीं है। अभी हमने एक केस किया है, हमने इस केस में क्या किया कि दिस गर्ल वॉज बेस्ड अब्रॉड एंड देयर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स अ मर्क, ड्राइव्स अ BMW। 1.5 साल से दोनों रिलेशनशिप में है एंड ही शोज दैट ही हैज़ गॉट अ वेरी बिग कंपनी, मल्टीपल करोड़ टर्नओवर कंपनी, एंड ही लिव्स इन अ वेरी लेविश हाउस। वहाँ पे उसके साथ वो कई सारे सर्वेंट्स काम करते हैं, एवरीथिंग इज वेरी रोजी एंड द गर्ल हैज फॉलन इन लव एंड दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, बट बिफोर शी कुड गेट मैरिड टू हिम, ठीक है, पता नहीं व्हाट प्रिवेल्ड ओवर, शी थॉट कि मुझे एक बार चेक करा ही लेती हूँ। देन शी केम टू अस, और ये मेरे पॉडकास्ट से देख के आई थी कि एक बार चेक कराने में बुराई क्या है। तो उसने जब पॉडकास्ट में देखा कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शी थॉट कि चलो करा लेते हैं, क्या फ़र्क क्या पड़ता है इसमें। शी केम टू मी, शी सेड कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, प्लीज़ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ। ऑल्दो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बट मैं जो है ना बस एक इसलिए करा रही हूँ कि आपने मेरे मन में डाल दिया कि करा लेना चाहिए, मैं इसलिए करा रही हूँ बस। हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी,
व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि दोनों तो गाड़ियाँ उसकी सेकंड हैंड है, ठीक है। कंपनी में टर्नओवर की तो बात छोड़ो, लोन्स भरे पड़े हैं, और कम से कम ये तो उसने 10 क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। 5 बैंकों से लोन लिए हुए, देता ही नहीं है किसी का। और नॉट ओनली हिम, हिज मदर इज ऑल्सो द सेम। वो मदर के नाम से इतने लोन्स हैं, मदर भी पैसे नहीं देती किसी के। फादर सेपरेटेड है, फादर इनके साथ रहते ही नहीं है, ठीक है। सो यू नेवर नो व्हाट यू डिस्कवर। और जब हमने आरओसी से उसकी बैलेंस शीट्स निकाली तो टर्नओवर ही नहीं है कंपनी में। वो बता रहे मेरा करोड़ों रुपए का टर्नओवर, 10 लाख रुपए का भी टर्नओवर नहीं है, ठीक है। सो कभी कभी आपको ऐसी चीजें पता चल जाती हैं, आपको चेक कराना ही चाहिए। लोग अपने आप को फेक बना के दिखाते हैं। सो आप प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी चेक होती हैं। जो लड़का है लड़की है, ठीक है, वो ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसका, अल्कोहलिज्म में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, How किसी do you और check that? Like one is through the proofs, through cameras and spying. कोई और तरीका भी होता है चेक करने का? मैंने आपको बताया ना, सबसे अच्छे रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं? वो होते हैं उनके घर के सर्वेंट्स, ठीक है, उनके होते हैं ड्राइवर्स। सो आपके घर के सर्वेंट को आपके बारे में सब कुछ मालूम होता है। एंड आपके ड्राइवर हो गए, वो आप सारे दिन गाड़ी में बैठ के बातें करते हो, आपको पता नहीं होता कि वो भी सुन रहा है, सब सुनता है। ठीक है। तो उसको सब कुछ मालूम होता है आप कितने पानी में हो, राइट। सो इफ़ यू कल्टिवेट दोज पीपल, उनके नेबरहुड हो गया, उनको सब कुछ मालूम होता है, आप कहीं पे 20 साल से रह रहे हो, और आपके नेबरहुड ने आपको ग्रो करते हुए देखा है, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, बिल्कुल, राइट। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन आपके ऑफिस से कलीग्स हो गए, ऑफिस से कलीग्स को आप, अच्छा क्या होता है कि हर जगह आपके एनिमीज भी होते हैं, यू हैव फ्रेंड्स एंड फोज एवरीवेयर, राइट। तो आप जो है जब उनके एनिमीज से भी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप उनके फ्रेंड्स से भी इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो आपको एक कलेक्टिव व्यू मिल जाता है कि, और आप जब 20 लोगों से 25 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 90% लोग एक ही आदमी के बारे में एक ही चीज़ कह रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू। ट्रू, डेटा सेट है यस, रेफर करने के लिए। वी मेंशन अबाउट लाइक द अलायंसेस, जो फैमिलीज होती है एज इन द बिग शॉट्स इन द कंट्री, वो भी करते हैं ऐसा कुछ, एक चेक करते हैं? सभी करते हैं आज की डेट में, तो बल्कि बड़े लोग ज़्यादा करते हैं, राइट। सो वो क्योंकि उनके जो है ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन से। हमने जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग हमसे इसलिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल वर्थ उनकी खुद की है, ठीक है, वो सामने वाले की वो फाइनेंशियल वर्थ है भी या नहीं है। एग्जैक्टली। सो जो बॉलीवुड में इतने सारे बड़े बड़े होते हैं स्टार जो दिखते हैं ऑन इंस्टाग्राम की, बहुत ग्लैमरस हैं, बहुत लाविश हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि जो कार है वो उनकी अपनी होती नहीं है, वो सिर्फ मीडिया के लिए होती है, पैप्स के लिए होती है, बट नॉट द रियल वन। तो हाउ डू यू गेज कि सपोज अ स्टार हैड वन वन लाइक अमेजिंगली हिट मूवी, सुपर मूवी, उसके बाद इट वाज अ क्रैश फॉर हिज करियर। सो हैव यू एवर सीन सच केसेस इन बॉलीवुड? सी बॉलीवुड से ना हमारे बड़े सारे केसेस आते हैं, ठीक है। सो हमने, और मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे आपको पता है लास्ट में मैंने बताया था कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो दे हैव बीन वेरियस बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, एंड हमारी प्रमोशंस जो करी हैं वो अजय देवगन, तापसी पन्नू, कंगना रनौत, राजकुमार राव एंड वानी कपूर जैसे स्टार्स ने भी करी है। एंड वी हैवीली वर्क फॉर बॉलीवुड, राइट। सो प्रोडक्शन हाउसेस के लिए हम बहुत सारों के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो और कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ के लिए उनके पर्सनल केसेस में भी हम उनको असिस्ट करते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन फॉर अस। एनी केस विच यू रिमेंबर? बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, बट मैं वो केस बताता हूँ जो मैंने कहीं पे बताया नहीं है अभी तक। आई लेट यू नो अबाउट दैट केस। मैंने बॉलीवुड के जो हमने केसेस किए हैं, बहुत सारे केसेस के बारे में बहुत सारी जगहों पर डिस्कशंस किए हैं, बट दिस वाज वन केस जिसके बारे में मैं दिमाग में नहीं आया था, मैं डिस्कशन नहीं किया था। तो ये केस हमने कई साल पहले किया था। इस केस में क्या था कि दिस ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इट्स शी वाज अ फीमेल एक्ट्रेस, शी वाज इन लव विद अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। सो और उनका जो है नाम काफ़ी फेमस है, एंड मतलब एवरीबडी नोज देम। उनका उनका इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। एंड ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी, कई जगहों पे इनके मीडिया मेंशंस भी हो गए थे कि इनका अफेयर है, बट दे गॉट ब्लोन ऑफ बिकॉज उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं था, ठीक है। और उन्होंने अपने अफेयर को बड़ा कंसील्ड रखा हुआ था।
वो किसी को भी मालूम नहीं था कि इनका अफेयर किसके साथ है, क्या है। अब ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, इसके जो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो ना थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियस फैमिली का थोड़ा इनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है। उसको ये लगता था कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी ग्लैमरस बैकग्राउंड, शी रोम्स अराउंड एट सो मेनी प्लेसेस, दे गो टू अब्रॉड ऑल्सो अलोन, शी गोज अब्रॉड ऑल्सो अलोन। और वो जो है, मतलब उसको ये लगता था कि, एंड वही इससे सिमिलर चीज़ की, कभी कभी उसमें वार्मथ कम हो जाती थी, अनकॉन्टैक्टेबल हो जाती थी, तो उसको ये लगता था कि कुछ गलत तो नहीं है, She's cheating. या शी इज चीटिंग और नॉट, शी वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। तो देन ही कॉन्टेक्टेड अस, कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी टू हर। मुझे सिर्फ ये जानना है कि वेदर शी इज़ लॉयल टू मी और नॉट। तो हमने कहा कि ठीक है, सेलिब्रिटी केस था, हमें बड़ा ध्यान से हैंडल करना पड़ता है, हमें भी ये देखना पड़ता है कोई मीडिया इशू ना बन जाए, कुछ ना हो जाए। तो हमने कहा कि हर टोटल शेड्यूल, कहते हैं कि हाँ, मैं टोटल शेड्यूल, मुझे सारा टोटल शेड्यूल उसका मालूम होता है, तो मैं आपको बता दिया करा करूँगा कि उसको कब कहाँ पे जाना है, क्योंकि मुझे हर जगह बता के जाती है। तो उसके साथ बाउंसर्स भी रहते थे। तो हमने जो है हमने कहा कि हम इसको एक्टिवली फॉलो करके देखते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक्टिवली हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो उसके बाउंसर्स रहते थे। बाउंसर्स की वजह से हम काफ़ी दिन तक फॉलो नहीं कर पाए, आंखों में आ जाती थी, जो भी टीम लगती थी पीछे वो आंखों में आ जाती थी। तो इसने मुझे जो ना, जो उनका बेटा था, उन्होंने मुझे एक दिन बोला, कहते हैं कि सर आपने एक काम करो, इसका ना आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का दिन आप चेक करो, ये आज एक होटल में जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्टे टू नाइट देयर ओनली। इनकी कोई ब्रांड मीटिंग है, ठीक है, तो ब्रांड मीटिंग है, और कुछ कहते हैं कि हमारे डिस्क्रीट बॉलीवुड इंडस्ट्री के मीट एंड ग्रीट्स हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्क्रीट मीट एंड ग्रीट्स क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कहते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और ये ब्रांड मीटिंग्स हैं और ये सब है, तो मुझे वहाँ पे आज जाना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू स्टे देयर ओनली। तो मैंने कहा आपको होटल का नाम मालूम है? कहते कि हाँ, बॉम्बे का एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था, जिसमें शी वॉज स्टेइंग दैट नाइट। तो उसने कहा कि आप ना उसी रूम में, उसी होटल में अपना रूम बुक करा लो, एंड आई जस्ट वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग देयर, ठीक है। सो हमने जो है अपनी टीम को भेजा, टीम ने हमारे सेम होटल में, सेम फ्लोर पे रूम बुक करा लिया जिस फ्लोर पे वो रुकी थी। आप हमने जो है एक्टिवली उसके ऊपर वॉच करना शुरू कर दिया, ठीक है। कॉरिडोर में सोफास लगे होते हैं, सोफ़ा पे हमारी टीम बैठ गई आराम से कॉरिडोर के अंदर, वहाँ से उसका रूम बिल्कुल क्लियरली विजिबल था, ठीक है। सो व्हेन वी वर वॉचिंग, वी सॉ कि ब्रांड रात को लेट नाइट अराउंड 11 और 12 के आसपास, ब्रांड मीटिंग्स वॉज जस्ट अ बहाना, ठीक है। वो एक उसका जो को एक्टर था मूवी का, उसका रूम उसके 3 रूम छोड़ के था, उसके रूम में चली गई, and then she came out in the morning only, right? So that was a discovery in itself. When we revealed it to him, then he could take a call, then he took the right call and he moved on. क्या क्या होता है? Help me understand. इंडिया में जैसे there has been a debate with respect to women earning more as compared to the males, और women empowerment और feminism, बहुत narratives हैं जो flow करते हैं। Genuine है कि support होना चाहिए, but some people misuse it. Have you seen it? Power being misused? हर जगह ही मिसयूज होती है। पावर कहाँ पर मिसयूज नहीं होती? पावर तो पूरे वर्ल्ड में मिसयूज होती है, ठीक है। ट्रम्प के बारे में क्या बोलोगे आप? तो पावर तो मिसयूज हर जगह पर करी जाती है, ठीक है। पावर को रीजनेबली यूज करने वाले लोग ना बड़े कम होते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म एग्जैक्टली क्या है? फेमिनिज्म है कि फीमेल शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एज मेल्स, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल एज मेल्स, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात ये पूछता हूँ कि अगर फेमिनिज्म होनी चाहिए, ठीक है, तो विच इज़ एन ओके थिंग, विच इज़ डेफिनेटली ओके, देन क्या लॉ में फेमिनिज्म इक्वल नहीं होनी चाहिए? क्यों एक ऐसा होता है कि एक लड़की एक लड़के के ऊपर फॉल्स रेप का चार्ज लगा देती है, ठीक है, और लड़के को प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। क्या ये चार्ज लड़का लगा सकता है कभी लड़की का? कभी सुना है? नहीं सुना ना, मानेगा ही नहीं कोई, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि डॉरी हैरेसमेंट का चार्ज लड़की लड़के के ऊपर लगा सकती है, लॉ वहाँ पे क्यों साथ में नहीं है, क्यों इक्वल नहीं खड़ा है, ठीक है। जब फेमिनिज्म है, देन बोथ जेंडर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, राइट। फीमेल्स शुड नॉट सुपरसीड मेन एंड मेन शुड नॉट सुपरसीड फीमेल्स, एब्सोल्युटली, ठीक है। बोथ जेंडर शुड बी इक्वल। तो फेमिनिज्म की आड़ में, फेमिनिज्म की गार्ब में, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स, ठीक है, इसका मिसयूज कर रही हैं। जो फेक
रेप केसेस हैं वो इतने कॉमन क्यों हो गए हैं? सी फेक रेप केसेस जो कॉमन हो गए हैं वो 2 रीज़न से हुए हैं, ठीक है? एक तो ये कि हर किसी को पता चल गया है कि कहाँ पे जाके यू नो यू हैव टू टाई द नॉट अराउंड द पर्सन्स नेक, ठीक है? सो उसको एक जो लोग उसको मिसयूज़ करना चाहते हैं वो 2 तरीके से मिसयूज़ करते हैं इस लॉ को। एक होता है सेक्सटॉर्शन, ऑब्वियसली पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, व्हिच इज़ मोस्ट कॉमन। एक होता है कि आप ये कवर अप ले लेते हो इन रिलेशनशिप्स कि इसने मुझे जो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से इसने मेरा रिलेशनशिप्स बनाए, ठीक है? एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेप इन द कंट्री, राइट? और उसके बदले में या तो उससे कंपनसेशन मांगा जाता है, ठीक है? या फिर उसको ये कंपल्स किया कि तुझे शादी करनी ही पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है? सो ऐसे केसेस बड़े कॉमन हो गए हैं। अब ऐसे केस हमारे पास इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं जिसमें इनोसेंटली लोग दे हैव बिकम द विक्टिम्स ऑफ अ केस। अभी हमने रिसेंटली एक केस किया, उसमें क्या हुआ, एक लड़की हमारे पास आई, कहती है कि आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड। तो हमने कहा कि अच्छा, अब ये ब्लैकमेलिंग केस बड़े कॉमन है हमारे लिए। हमने कहा कौन ब्लैकमेल कर रहा है? कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसका मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। हमने पुलिस को वैसे ही कंप्लेंट वगैरह फाइल करा के हम उस लड़के को ले आए पुलिस स्टेशन में लाके जब अच्छा पहले हमने लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। लड़का हमने देखा, उसकी फैमिली के बारे में चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, देखा बड़ा डिसेंट सा लड़का है, बड़ी डिसेंट सी फैमिली है, पायस हैं पेरेंट्स, बड़े रिलीजियस पेरेंट्स हैं उसके, ठीक है? लड़का भी मंदिर जाता है रोज़ सुबह, ठीक है? और लड़का जॉब पे जाता है, जॉब से घर आता है, कोई अफेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब उनके नौकरों से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि लड़का जो है ना बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, अपने पेरेंट्स की बड़ी केयर करता है, बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी केयर करता है, ठीक है? और वो अपने पेरेंट्स की हर बात मान के चलता है। तो उसने जो है अब हमें लगा लड़का तो बड़ा डिसेंट है, लेकिन अब ब्लैकमेलर तो ब्लैकमेलर है हमारी नज़र में। लड़की ने बोला ब्लैकमेलर है तो हमें मानना पड़ेगा ब्लैकमेलर है। हम उसको पुलिस के साथ जाके उसको उठा के थाने में ले आए। थाने में पुलिस, आपको पता है कैसे थ्रैश करती है, पुलिस ने उसको थ्रैश किया, उसके सारे लैपटॉप्स वगैरह सब, मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स सब वहाँ पे ले आए, ठीक है? अब वहाँ पे वो लड़की का एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। तो उसको पुलिस ने जब क्वेश्चंस पूछे कि भाई तू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसने बोला कि सर मैं इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है? ये मुझे ये कहती है कि तेरे मेरे साथ रिलेशनशिप्स थे, ठीक है? तो तुझे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तेरे अगेंस्ट रेप का केस डाल दूंगी, ठीक है? और ये मुझे जो है इतना टॉर्चर करती है, इतने टाइम से इतना टॉर्चर कर रखा है इसने, मैं हर टाइम टेंशन में जीता हूँ, ना मैं ऑफिस में परफॉर्म कर पा रहा हूँ, ना घर पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है मेरे को रोज़ रात को रोते हुए देखते हैं, दिन में रोते हुए देखते हैं कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। कहते हैं कि और मेरी गलती क्या है, ठीक है? मैं इसका रिलेशनशिप में था, मैं ये मानता हूँ, ठीक है? वो भी इसी ने इनिशिएट किया था रिलेशनशिप, म्यूचुअल था। हाँ म्यूचुअल था, ठीक है? मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक तो हमारी जन्म पत्रियाँ मैच नहीं करती हैं, दूसरा जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहा मैंने इसका बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर देखा। ये हमेशा मेरे पेरेंट्स से अगेंस्ट बोलती रहती है, मुझे मेरे पेरेंट्स से दूर ले जाना चाहती है। ये कहती है हम अकेले रहेंगे, तुम्हें अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं करना है, ठीक है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्यों रहूँगी, अपने आप जिएंगे जहाँ पे भी जीना है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है शादी के बाद। वो कहते हैं कि आप मुझे खुद बताओ कि मैं इस लड़की की कैसे शादी कर लूँगा, ठीक है? तो मैंने इसको मना कर दिया, मैं शादी नहीं कर सकता तेरे से, ठीक है? इसने मेरे को रेप की धमकी देनी शुरू कर दी। अब रेप की धमकी ये मुझे दे रही थी तो मैंने ये बोल दिया अपने आप को बचाने के, तू अगर मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगाई तो मैं भी तेरे वीडियो जो पिक्चर्स हमारे बने हुए हैं मैं भी जो है सबको दिखा दूंगा, ठीक है? सो तो ब्लैकमेलिंग वो कहते हैं कि अपने आप को तो उसने ब्लैकमेलिंग बना लिया, वो विक्टिम बन गई, ठीक है? लेकिन मैं जो हूँ, जो इतने टाइम से मैं रेप की उसमें मैं जी रहा हूँ दिन रात और इतना रो रहा हूँ, एक बार तो मुझे ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लूँ। कहते सर आज अब मैं आ गया ना, अंदर ही डाल दो मुझे, हमेशा के लिए भेज दो, मुझे बाहर नहीं निकलना। ही केम टू दैट एक्सटेंट। कहते कि सर आप मुझे बताओ कि मेरी इस पूरे इवेंट में क्या गलती है, मैंने अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए उसको यूज़ किया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपका सिनेरियो चेंज जाता है, आप सोच के कुछ और जाते हो और हो कुछ और जाता है। सर इस केसेस में हाउ डू यू प्रूव कि जो रिलेशनशिप थी उसमें दोनों का म्यूचुअल कंसेंट था? देखो क्या होता है कि ये जो है ना लड़का खुद प्रूफ कर सकता है। कैसे? उनकी चैट्स होती हैं आपस में, ठीक है? ऑब्वियसली कई केसेस में हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें लड़के ने कभी उसको क्लियरली बोल रखा है लड़की को कि भाई वी कैन नॉट गेट मैरिड, राइट? हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में, स्टिल इफ यू वांट टू बी विद मी यू कैन बी विद मी, एंड द गर्ल हैज एग्रीड टू इट, स्टिल शी हैज फाइल्ड अ रेप केस अगेंस्ट हिम, ठीक है? तो अगर चैट्स होते हैं तो दैट बिकम्स अ सेवर अगेंस्ट यू,
राइट आपके पास आपकी वॉइस की कन्वर्सेशन से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दैट बिकम्स अ सेवर अगेंस्ट यू कि हाँ भाई जो है लड़की विलफुली और कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, ना कि एक फोर्सफुल रिलेशनशिप में, एंड देयर वाज नो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हर. For example, if there's like no proof as such, because at times it's love, it's relationship, and उसने शायद ना लिखा हो कभी, तो फिर तो जो लड़का है वो फंसेगा हमेशा. होता ही है ना, हम लोग देखते थे रोज. हमने कितने केस में तो ऐसा फाइंड आउट किया है कि वो बिलीव की लड़की ने लड़के को रेप के केस में फंसा रखा है. ठीक है, हमने वो लड़का बेचारा जेल में पड़ा हुआ है 1.5 साल से, और ये लड़की ने पहले भी 2 लड़कों के साथ ऐसा किया हुआ है. ठीक है, उन 2 लड़कों ने पैसे दे के अपना सेटलमेंट कर लिया था. ठीक है, तो वो अंदर नहीं गए थे, तो वो बाहर रह गए थे. इसने सेटलमेंट नहीं किया, पैसे देगा, 1.5 साल से अंदर पड़ा हुआ है. और अभी हमने उसको सर्वेलेंस में रखा उस लड़की को, तो देखा कि 2 लड़कों के साथ अलग अलग और घूम रही है. So if you have an advice for all the boys in relationship, they should deliberately have it on the chat कि chat पे लिखना चाहिए कि तुम्हें कबूल है, कबूल है, कबूल है, and you should also say कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है. Just on a lighter note. देखो मैं आपको एक बात ऐसा कुछ बताता होना हूँ चाहिए. कि क्या हो गया कि वर्ड इज बिकमिंग बैड दीज डेज. मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों को अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, ट्रस्ट के बेस पे रिलेशनशिप्स चलते भी हैं. ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो मैरिजेस भी नहीं होंगी कभी. ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपका ट्रस्ट जरा सा भी लैक करता है ना, जहाँ पे आपको सामने वाला का बिहेवियर जरा सा भी एब्सर्ड नजर आता है, ठीक है, टेक प्रिकॉशंस. ठीक है, सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट इन वॉट एवर वे यू कैन सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट. सबसे पहले तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, ठीक है, चाहे वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में ही जा रहे हो, उसका बैकग्राउंड चेक कराना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, हाउ हैज़ बीन द पास्ट ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, एंड देन यू शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप. बट अगर आप आ गए हो रिलेशनशिप में और आप फंस चुके हो, ठीक है, देन स्टार्ट क्रिएटिंग एविडेंसेस दैट माइट फेवर यू. जैसे कि बोलते हैं कि जो व्हाट्सएप की चैट है इट इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सो एज अ डिटेक्टिव आपके पास एक्सेस होता है निकालने का? नहीं, किसी भी डिटेक्टिव के पास व्हाट्सएप की चैट्स निकालने का एक्सेस नहीं है. व्हाट्सएप की चैट सिर्फ एक ही तरीके से निकाली जा सकती हैं, और वो है थ्रू द फॉरेंसिक रिकवरी फ्रॉम द फोन. ठीक है, उसमें भी कुछ केसेस में निकल जाती है और कुछ केसेस में नहीं निकल पाती हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जो फ़ोन है हम उसको लेते हैं, उसको फ़ोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है. उसमें से फॉरेंसिक लैब में भेजने के बाद जो भी उसने अपने व्हाट्सएप से चैट्स डिलीट करी होती हैं, ठीक है, दे कैन बी रिकवर्ड. एंड ऑल द डेटा, जैसे डिलीट पिक्चर्स हो गई, डिलीट वीडियोज़ हो गई, डिलीट कॉल लॉग्स हो गए, डिलीटेड मैसेजेस हो गए, डिलीट व्हाट्सएप की चैट्स हो गई, कुछ भी रिकवर किया जा सकता है उसके थ्रू. ठीक है, सो बट देयर इज ऑलवेज अ चांस. सो इन सम केसेस इट गेट्स रिकवर्ड. इसमें जो चांस रहता है रिकवरी का और नॉन रिकवरी का 50-50% चांस रहता है. सो कोई ऐसा मेथड नहीं है लाइक अ फुल मेथड कि आपको मिल जाए, बिकॉज सपोज आपको कोई प्रूफ करना है इन द कोर्ट, हाउ डू कोई शॉर्ट मेथड नहीं है until you have the phone in hand. Supposedly if the phone is being like damaged, नहीं मिल सकता. अगर आप सोच रहे हो कि व्हाट्सएप के सर्वर से आपको चैट्स मिल जाएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. नोबडी कैन गेट इट. बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज अक्रॉस द कंट्री ये क्लेम करती हैं. ठीक है, छोटी छोटी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं कि हम आपको व्हाट्सएप की चैट्स ला देंगे, आपको इंस्टाग्राम की चैट्स ला देंगे, आपको फेसबुक की चैट्स ला देंगे, आप 50,000 रुपये दे दो, आप 25,000 रुपये दे दो. लोग जो है इस उसमें आके दे भी देते हैं, एंड देन दे गेट डिसीटेड. then how do you prove? नहीं प्रूव कर पाते हैं कहीं, इसीलिए तो लोग इनोसेंटली जेल में पड़े हुए इतने इतने सालों से. जिन केसेस में एविडेंसेस नहीं मिल पाता है, ठीक है, उन केसेस में कितने सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं इतने इतने सालों से. राइट, सो हर केस को आप प्रूव नहीं कर सकते, हर एविडेंस को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और ला भी नहीं सकते. ऐसा कोई केस आपके सामने आया है कि सेम सेक्स मैरिज हुई हो और वहाँ पे कुछ यू हैड टू इन्वेस्टिगेट? अभी हमारे पास एक केस आया था. इसमें क्या था कि एक फीमेल आई हमारे पास, ट्रांसजेंडर. वो फीमेल क्या थी, मतलब पहले फीमेल थी, ठीक है, और अब वो जो है वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के वो एक मेल बन गई है. ठीक है, सो वो जो है वो उसने मुझे अपने आके ना स्टोरी बताई. उसने मुझे बताया कि ये जो ट्रांसजेंडर ऑपरेशंस होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, मतलब आपको एक फीमेल से मेल की बॉडी दी जाती है, तो आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में कितने सारे करेक्शंस करने पड़ते हैं. ठीक है, उसको मेल में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, आपके प्राइवेट ऑर्गन्स को क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली. ठीक है, तो और इसमें आपको हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, टू मेल हार्मोन्स के इंजेक्शन, जिससे कि आपका जो है
वो आ सके, मतलब बियर्ड एंड मुस्टेच वगैरह आ सके, आपकी हेयर ग्रोथ हो मेल्स की तरह, और आपके आवाज़ में मेल्स की तरह आपकी बात करने की वो आए, तो आपको मेल हार्मोन्स दिए जाते हैं उसमें. इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल ऑपरेशन. ठीक है. सो नाउ दिस ट्रांसजेंडर केम टू मी and she told me कि I was in a relationship with a girl, we both were lesbians, and we were enjoying our relationship together. अब जो है वो हमारा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था. अब उसी गर्ल की इंसिस्टेंस पे मैंने जो है वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लिया. ठीक है. सो नाउ द थिंग इज कि नाउ अब जब से मैंने सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया है, इनिशियली शी वॉज गुड, उसने मेरी केयर भी करी, मैं बीमार था, सारी चीज़ें देखी, बट अब उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है. ठीक है. अब मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी मदर ने मुझे बुला रखा है. हमारा आज फैमिली डिनर है, फैमिली आउटिंग है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है. ठीक है. मतलब शी डजंट स्पेंड टाइम विद मी एट ऑल. ठीक है. बिल्कुल जो है कट गई है रिलेशनशिप से. ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट कि वाई मैंने जो है इतना ज़्यादा पेन सहन किया उसके लिए, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस इन रिटर्न, वाई. तो फिर वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दिस गर्ल. वी फाउंड आउट दैट जो जहाँ पे बताती थी कि मैं मदर के साथ हूँ, अपनी सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, उनके साथ नहीं होती थी, बल्कि वो किसी और फीमेल के साथ रोम अराउंड कर रही होती थी. ठीक है. सो एंड शी यूज टू चेक इन टू होटल्स विद हर, शी यूज टू स्पेंड नाइट्स विद हर. राइट. सो हमने सारे उसको वीडियोज़ दिए, एंड दिस पर्सन प्रोफ्यूजली क्राइड इन फ्रंट ऑफ अस. प्रोफ्यूजली क्राइड. कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके, फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाके, मैंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर लिया. बहुत बड़ी बात है. ठीक है. और मैंने इतना पेन बियर किया अपनी ज़िंदगी में इस लड़की की वजह से. मैंने इतने सारे हार्मोनल इंजेक्शंस लगवाए, मेरी बॉडी बियर नहीं कर पाती थी इस पेन को. ठीक है. इतने सारे ऑपरेशंस कराए, करेक्शन ऑपरेशंस कराए. ठीक है. तो ऐसा जो है इतना पेन मैंने इसके लिए बियर किया, एंड सी व्हाट शी इज़ डूइंग टू मी. सो मतलब इवेंचुअली क्या हुआ फिर? इवेंचुअली शी, देयर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट देम. नो, क्या कर क्या सकते हैं. शी कैन जस्ट नाउ मूव ऑन. अपने पेन के साथ उसको जिंदगी भर जीना पड़ेगा. ठीक है. इतना बड़ा उसने अपनी लाइफ का जो रिस्क लिया, ठीक है, तो वो रिस्क का पेन उसको बियर करना ही पड़ेगा. मे बी उस गर्ल को वो एज अ गर्ल ही पसंद थी. एक उससे दिमाग में बात है कि बॉय बन जाए, मेल बन जाए. उसने उसके लिए चेंज भी करा लिया. नाउ शी डजंट इवन लाइक हिम एज अ मेल. क्रेजी वर्ल्ड है. क्रेजी वर्ल्ड. बात करते हैं हनी ट्रैप की. वेरी कॉमन, वेरी ट्रेंडिंग इन मूवीज एज वेल. गिव मी वन रियल लाइफ केस विच यू हैव सॉल्व्ड. हनी ट्रैप के ना इतने केसेस सॉल्व किए हैं कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, दिस वाज लाइक बिजार कि ये तो मतलब ऐसे ना हर केस ही बिजार होता है सेक्सटॉर्शन का. और कितने लोग ऐसे थे जिन हु वर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड. अभी हमने एक केस किया, क्योंकि ऐसे तो बड़े सारे केसेस हैं, उसमें से याद कर पाना तो बड़ा मुश्किल है कौन सा सबसे बिजार था, बट ये वाला भी बिजार था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ. दिस पर्सन इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन ऑफ देहरादून. राइट. सो he is a very big businessman, and he has got his own industries and everything there. Now this person met a girl through a broker. Right. So किसी फ्रेंड ने इसको एक ब्रोकर का रेफरेंस दिया. उस ब्रोकर के थ्रू इसने गर्ल को बुलाया. ठीक है. सो गर्ल के साथ ये होटल में रहा. ब्रोकर भी वहाँ पे आया हुआ था उस गर्ल को लेके अपने साथ पहले. ठीक है. तो ब्रोकर, ये लड़की और ये खुद रूम में थे. तो जब ब्रोकर ना ये कह गया कि मैं जरा बाथरूम होकर आ रहा हूँ. ठीक है. बाथरूम में नहीं गया, उसने शायद वहाँ पर कैमरा लगा के इन दोनों के साथ में वीडियोस बना ली लड़की की. या उसको ये भी लग रहा है कि ये वीडियोज हैं लड़की ने खुद ही बनाई थी अपने बैक कैमरा के अंदर. तो उसमें जो है उसकी दोनों ने वीडियोस बना के, उनकी सेक्सुअल वीडियोस बना के उनकी रिकॉर्डिंग सारी कर ली. अच्छा, उसमें जो है वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा फिल्दी रिकॉर्डिंग्स हो गई उसकी, कि वो उसके ऊपर ड्रिंक डाल रहा है, बियर डाल रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हो गई, एंड देन ही इज़ लिकिंग दैट बियर. तो ऐसी फिल्दी रिकॉर्डिंग्स भी थी. ही इज़ मैरिड, ही हैज़ गॉट किड्स. ठीक है. और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं. अब वो सोच रहा है अगर ये वीडियोज़ लीक हो जाएं, ही इज़ गॉन फॉर एवर. अब इन्होंने क्या किया, इसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है पर्सन की कि इंटरनेट पे भी डालोगे तो आ जाएगी 1 सेकंड में. उन्होंने क्या किया कि अच्छा तब तो चले गए.
और 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ, ही ऑल्सो फॉरगॉटन, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी था, वो अपनी लाइफ में थी। 7 महीने बाद कॉल आता है उस लड़की का, कहती है कि पहले तो उसने मैसेज भेजा उसको व्हाट्सएप पे, और उसमें थी उसकी वीडियोस वाइल ही इज़ लिकिंग द बियर ऑन हिज बॉडी, ऑन हर बॉडी, ठीक है। तो वो उसने वो वीडियो भेजा उसको, वो देख के हैरान हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। और भेजते उसने डिलीट फॉर ऑल कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। फिर लड़की उसको कॉल करती है, कहती है कि गालियाँ दे के कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है, अब तेरे को उसका पेन बियर करना पड़ेगा, तो अब तेरे को जो है पैसा देना पड़ेगा। तो उसको जो है उसने इतना डर गया, वो इतना डर गया देख के, कहते सारी वीडियोज़ हैं तेरी और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी चैट्स हैं जो तूने मेरे साथ करी हैं, मैं तो इसको जो है तेरी बीवी को भी दिखाऊंगा, तेरे बच्चों को भी दिखाऊंगा, तेरे ऑफिस में भेजूंगा। सारे ऑफिस के चिट्ठे निकाल लिए, सारे उसके एम्प्लॉयज़ का निकाल लिया, सारे उनके फ्रेंड्स की लिस्ट निकाल ली, उसके घर के जो है उसके वाइफ के पेरेंट्स के डिटेल्स निकाल ली उसने, कहते तेरी वाइफ के पेरेंट्स को ही भेजूंगी, तेरे पेरेंट्स को ही भेजूंगी, तेरे बहन को भेजूंगी, तेरे भाई को भेजूंगी, सबको भेजूंगी, तू क्या कर रहा है। वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसने जो है वो पैसे उसको एक अकाउंट नंबर दी थी, उसमें जमा कराने शुरू कर दिए, ठीक है। पहले डिमांड शुरू हुई 15 लाख रुपए से, 15 लाख रुपए जमा करा दिए उसने। ये डिमांड धीरे 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 करके बढ़ती चली गई। एक ऐसा वक्त आ गया, इतना पैसा पे कर दिया, उसका बिजनेस डाउन जाने लगा, सब कुछ खत्म होने लगा बिजनेस में, फैक्ट्रियाँ बिकने लगी, देवर जस्ट ब्लैकमेलिंग, डिस्ट्रॉय हो गया पर्सन, डिस्ट्रॉय बिल्कुल, ठीक है। और वो ना अब समझ में नहीं आता, घर को वाइफ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है घर का। देन ही वॉज ऑन वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। फिर उसने जो है वो दिस पर्सन अगेन, दिस पर्सन सॉ माई पॉडकास्ट, ही केम टू मी थ्रू माई पॉडकास्ट की ब्लैकमेलिंग के हम किस तरीके हैंडल करते हैं। देन ही केम टू अस, उसने कहा कि सर मैं आपका पॉडकास्ट देख के बड़ी उम्मीद से आया हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प करो। तो मैंने कहा कि उस टाइम बल्कि मैं थोड़ा सा इल भी था, मैं हेल्प कर भी नहीं पा रहा था। तो हमारे जो ऑफिस में एक सीनियर आईजी पुलिस हैं, सुधाकर उपाध्याय जी, उनके पास फ़ोन आया उसका कि सर नमन सर से मेरी हेल्प कराओ। तो हम उस केस टाइम पे केस बुक नहीं कर रहे थे कोई भी, तो हमने मना कर दिया उन्होंने कि सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बुक नहीं कर रहे केसेस। तो बट ही वॉज़ वेरी इंसिस्टेंट कि नहीं मेरे को निकालना है सर, अदर मैं सुसाइड ही कमिट कर लूँगा, फिर मैं उसको चारा ही नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने मेरे से बात कराई, देन उसकी सेंसिटिविटी को देख के, उसकी अर्जेंसी को देख के, दैट वो वाकई में सुसाइड कर लेता। अगर मैंने शायद उससे उस दिन बात ना करी होती या मैं उसमें चला गया होता, वो उस दिन जाके सुसाइड ही कर लेता वो पक्का, क्योंकि मैं ही उसकी लास्ट होप था इस दुनिया में। फिर वो मेरे पास आया, ठीक है। तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा आप ऑलरेडी इतना पैसा उसको दे चुके हो, ठीक है, वो कभी रुकेंगे नहीं, ब्लैकमेलर कभी नहीं रुकता, ठीक है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मोर एंड दे प्ले ऑन योर फियर, वो आपको ना फियर पे प्ले करते हैं। आपकी वाइफ को वीडियोस भेज के या आपके ऑफिस में वीडियोस में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो केस एक्सपोज ही हो गया, फिर उनको आपसे पैसा थोड़ी मिलेगा, ठीक है। वो आपके फियर पे खेलेंगे, आप इसे टाइम बाय करो, ठीक है। आप जो है इनको बोलो कि हाँ भाई मैं जमा कराऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप इसे टाइम बाय करो, इतने में मैं इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस करने दो। फिर हमने उनके सारे अकाउंट रिसर्चेस करनी शुरू करी। अच्छा ये लोग क्या करते थे कि ये ना मिलते नहीं थे, कहते इस अकाउंट में पैसा जमा कराओ, इस अकाउंट में जमा कराओ। जो इसका ब्रोकर था, अच्छा जब लड़की पैसे मांग रही थी, लड़की तो अलग मांग रही थी, जो उसका ब्रोकर था, ठीक है, वो भी ब्लैकमेल करने में लग गया था। तो कहता है अच्छा इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे कि पुलिस के अगेंस्ट वो लड़की जी रेप केस फाइल कर देगी आपके अगेंस्ट, ठीक है, अपने आप को बचा लो, ठीक है, आपकी वीडियोस तो लीक करी देगी, रेप का केस भी फाइल कर देगी आपके अगेंस्ट। मेरे पास पुलिस वाले आ गए जी, आज पुलिस वाले आके इंक्वायरी कर रहे, मैंने अब तो पुलिस वालों को थमा दिया है कि आपके पास ना आए, ठीक है, लेकिन मैं कब तक रोक पाऊंगा उनको। इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। बेचारा सब कुछ लुटा दिया उसने, अपना जिंदगी की सारी कमाई उनके ऊपर लुटा दी। अब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी, उसको हम कंसोल भी करते रहे कि कोई ऐसा स्टेप ना ले, सुसाइड ना कर ले। मैंने उसको पूरा वो दिया कि मैं 100% आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस, ठीक है, 100%, डोंट वरी अबाउट इट, और बिना कोई डैमेज हुए आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो उसने मेरी बात पे विश्वास किया, ही वेंट अहेड विद अस। अब हमने क्या किया, हमने जो है इनके बारे में रिसर्चेस करनी शुरू करी, जिन बैंक अकाउंट्स में पैसे डालता था उन बैंक अकाउंट्स के बारे में रिसर्चेस करनी शुरू करी। हमने इन लोगों की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके, मतलब कॉन्फिडेंस में लेके इन द सेंस कि हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट बनवा के एक थाने में फाइल करा दी इसकी, उसको हमने एफआईआर में तब्दील नहीं होने दिया कि कोर्ट में ना जाना पड़े कल को। उसके बेस पे पुलिस ने उस एफआईआर के ऊपर, उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। हमने इसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू करी, इन ब्लैकमेलर की, उस मेल की भी और उस फीमेल की भी। तो जब हमने उस मेल और फीमेल की लोकेशन ट्रेस करी तो हमें पता चला कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है पंजाब के,
ठीक है। तो हमने पंजाब की वो लोकेशन उसकी ट्रेस कर ली। अब हमने पुलिस के थ्रू उसके बैंक अकाउंट की रिसर्च चालू करी। जब हमने उसके बैंक अकाउंट की रिसर्च चालू करी तो देखा उसमें बड़े सारे ह्यूज क्रेडिट्स आ रहे हैं जिसमें पैसे ज़्यादा, वो वाले अकाउंट्स की भी रिसर्च शुरू करी। और हम जब इसकी रिसर्चेस कर रहे थे हमें एक इसका अकाउंट नंबर मिल गया जो इसका जेन्युइन अकाउंट नंबर था, जिसमें पैसे नहीं लेता था किसी से। जितने भी ये नंबर्स अपने यूज़ करता सारे फिक्टिशियस थे। हमारे को ना, हम इसकी रिसर्चेस कर रहे थे, हमें एक्चुअल जो पर्सन था जो ब्लैकमेल कर रहा था, ब्रोकर, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में कर रहा था वैसे तो, जो एक्चुअल जिसमें आइडेंटिटी में जिसको ब्लैकमेल कर रहा था वो ब्रोकर, उसका हमें पैन नंबर मिल गया। ठीक है। तो जब हमें पैन नंबर उसका मिला, हमने उस पैन नंबर से उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी निकाली। ये अपने आप को ना एक नाम से कोट करता था जिसमें से फर्स्ट नेम सपोज करो ए था, बी सेकंड नेम बी था, लेकिन इसका जो ना नाम फर्स्ट नेम तो ए ही था लेकिन जो सेकंड नेम था वो सी था, समझ लो। ओके, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क था उसके नाम में, फर्स्ट नेम उसका सेम ही था जो ओरिजिनल नेम था। हमें इसका पैन नंबर मिल गया। पैन नंबर से हमने इसके सारे एड्रेसेस वगैरह पता कर लिए, रहे कहाँ पे रहे। फिर हमें पता चला जिस लड़की को लेके आया था इसका, वो तो उसकी वाइफ है। ठीक है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इसको इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं और उससे सारी इसकी संपत्ति इसकी लुटवा दी। और फिर हमने जो है उस जगह पे, जब हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया कि दोनों मिलके इसको लूट रहे हैं अच्छी तरीके से, एड्रेस पता चल गया हमारे को इसकी। अच्छा, इस पर्सन के पास जो था ना, इसकी वो भी नहीं थी, इमेजेस भी नहीं थी इस पर्सन की, जो ब्लैकमेलर था। तो हमें आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी मुश्किल थी कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पुलिस ने क्या किया कि इसका पैन से इसकी फ़ोटोग्राफ निकाल ली। ठीक है। पैन से फ़ोटोग्राफ निकाल के हमने उसको आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे जाके जब आइडेंटिफाई किया, हमने कहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने पुलिस के साथ जाके इससे घर पे रेड करी। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को थाने में उठा के लाए। वही सारी डिवाइस हम सारी उठा के ले आए, सारे इसका जितना भी फॉर्मेट था सारा डिलीट कराया। फिर हमने उनके खुद के रिश्तेदार पता किए कि उनके खुद के रिश्तेदार कहाँ पर हैं, कि ये एक आदमी ये अपनी वाइफ से काम कराता है। ठीक है। हमने उनके रिश्तेदार पता किए। फिर हमने उनको थाने में ह्यूमिलेट किया कि तुम्हारे रिश्तेदारों को हम बताएंगे कि तुम्हारी वाइफ से तुम क्या काम कराते हो। ठीक है। तो हाथ जोड़ के बैठ गए वहाँ पे थाने में, पैर पकड़ने लगे पुलिस वालों का, नाक रगड़ने लगे अपनी ज़मीन पे, जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें वैसे भी FIR में जाना तो था नहीं, हमें अंत में उनको छोड़ना ही था। हमने उनसे सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई, सारे लेटर्स लिखवाए, उनके सारे पास्ट और प्रेजेंट एड्रेसेस लिखवाए, सारे रिश्तेदारों की लिस्ट लिखवाई उनसे, और उनको ये लास्ट वार्निंग के साथ छोड़ा कि अगर कभी इस आदमी को ब्लैकमेल किया ज़िंदगी में, किसी भी और को किया, तो ये सारे में तुम्हारे जो तुम चला रहे हो सर्कुलेट कर देंगे। तब जाके हमारे क्लाइंट को रिलीफ मिला विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू हिम। इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी एज वेल कि हाउ पीपल कैन डू। यहाँ पे तो एक प्रूफ मिल गए। व्हेन यू मीट समवन एंड यू हैव अ डाउट कि ये बंदा सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सो कैन यू रीड द बॉडी लैंग्वेज एज वेल? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है कि किसी भी आदमी का झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, अगर इतना ईजी होता ना चेक करना, तो ना तो नार्को टेस्ट बने होते, ना लाई डिटेक्टर मशीन्स बनी होती, ना पॉलीग्राफिक टेस्ट बने होते। ठीक है। बड़ी से बड़ी एजेंसीज तो ये पता कर नहीं पाती हैं कि आदमी वाकई में सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। प्रोफेशनल लॉयर कैन लाई एवरीवेयर, राइट। बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो वेदर द पर्सन इज़ लाइंग और नॉट। जैसे कि आदमी का जो आई कॉन्टैक्ट है वो वीक हो जाता है। ठीक है। आदमी ना कभी फिजिटिंग करता है, अपने पैर हिलाना शुरू कर देगा, कभी अपनी नोज़ को ऐसे रब करना शुरू कर देगा, कभी कान को ऐसे रब करना शुरू कर देगा। आंसर करने से पहले 2 बार सोचेगा। ठीक है। लंबा पॉज लेगा ताकि वो अपने दिमाग में एक स्टोरी को मेकअप कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से करेगा। और एक उसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी आदमी झूठ बोलता है ना, तो डोर की तरफ देखता है हमेशा ज़्यादातर। अच्छा, ठीक है। कहाँ से भागूंगा? हाँ, कि एस्केप रूट आदमी वो देखता है कि ये उसकी टेंडेंसी होती है कि आदमी डोर की तरफ देखना शुरू कर देता है। ठीक है। सो ये कुछ कॉमन चीज़ है जिसके थ्रू आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने वाला पर्सन जो है आपसे झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आज उसने एक स्टेटमेंट दिया पर्सन ने, आज आपने उससे 20 क्वेश्चंस पूछे, 20 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स अपने दिमाग में रख लिए कि इसने ये आंसर्स दिए हैं। यही 20 क्वेश्चंस आप उसे 10 दिन बाद दोबारा पूछो। ठीक है। आदमी झूठ भूल जाता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, फंबल कर जाएगा, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन कैच हिम।
बहुत सारे जो बाबा लोग हैं हमारे देश के अंदर जिन पे हम लोग आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये बाबा जी बस कृपा हो जाएगी अगर आप अगर हम पे आप हाथ रख दें। वो हाथ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वी डोंट इवन गेट टू नो। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इन बाबाओं पे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास ना इंडिया के जितने भी बाबाज हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट पॉपुलर बाबाज जिनके पूरे पूरे अरेस्ट भी हुए हैं, जिनके बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई हैं, हार्डली कोई एक ऐसा बाबा होगा जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ना करी हो। ठीक है, कई बार हमारे पास आते हैं वो लोग जो उनके एंटी होते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। कई बार हमारे पास वो लोग आते हैं जो कि उनके खुद के डिसाइपल्स होते हैं, ठीक है, उनके फेवर में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि उनको गलत फंसाया गया है। अच्छा, ठीक है, तो दोनों तरफ से आते हैं हमारे पास केसेस। तो ऐसे कई सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। और एक बार तो हमारे को एक फॉरेन क्लाइंट ने केस दिया था, उनकी जो है एक फॉरेनर ऐसे ही एक धर्मगुरु के चक्कर में फंस गई थी, ठीक है, इंडिया में आके, एंड शी वॉज रेडी टू लीव हर होम फॉर दिस धर्मगुरु फॉर एवर। ठीक है, और वो जो है बेसिकली उसने अपने बच्चों को भी छोड़ने को तैयार हो गई, हस्बैंड को भी छोड़ने को तैयार हो गई, एंड होर्ड्स ऑफ मनी वॉज रेमिटेड टू इंडिया इन फेवर ऑफ आवर एसोसिएशन। वो इतना सारा पैसा, सारा फंड्स रेमिट इंडिया में कर रही थी इस बाबा के लिए। तो उसने हमें बोला कि भाई ये पता करो कि ये एक्चुअली में है क्या, मतलब इतना ज़्यादा क्यों उसके फेवर में। स्पिरिचुअलिज्म इज़ वन थिंग, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म इज़ ओके, आई एम ओके विद स्पिरिचुअलिज्म, बट व्हाई स्पिरिचुअलिज्म separates you from your family? Why spiritualism takes all the money from you? ठीक है, आई वॉन्ट एन आंसर ऑन द सेम। तो हम उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये पता करो कि वहाँ पे एक्चुअली में उनके आश्रम में चलता क्या है। तब हमने एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को भेजा उनके आश्रम में। हमने जब फीमेल अंडरकवर एजेंट को अपने उनके आश्रम में भेजा ये पता करने के लिए क्या चलता है, देन वी फाउंड आउट हाउ वीमेन वर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, हाउ पीपल वर हिप्नोटाइज्ड इनसाइड, राइट, एंड अंडर द गार्ब ऑफ मेकिंग देम स्पिरिचुअल, ठीक है, दे यूज्ड टू टेक ऑल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, एंड it's not only one person, every person around is the same, कि सब दान कर दो बस। हाँ, it's not basically a Baba operation, it's a cult. अभी हमने एक और केस किया, इस केस में क्या था, अगेन सेम केस, हमारे जो क्लाइंट था उसकी वाइफ, ठीक है, एक आश्रम में जाती थी। उस आश्रम में अगेन उसको ये लगता था कि भाई स्पिरिचुअलिज्म इज़ वन थिंग, ये फैमिली से कटती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल अपनी फैमिली में ध्यान ना देना, एकदम कोल्ड हो जाना फैमिली में, ठीक है, और कहीं कहीं तक आश्रम में रहना, ठीक है, और वो पैसे नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ वो कोल्ड हो गई थी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरफ। अपने कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो लाइफ थी, फिजिकल सेक्शुअल लाइफ थी, वो भी एकदम डिटरेट हो गई है, ठीक है। तो ये कहती है मेरा भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया है एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहते हैं कि ये जो ना ये वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जाती है, अगर स्पिरिचुअलिज्म में है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इफ़ शी इज़ नॉट इनटू स्पिरिचुअलिज्म देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कहते हैं कि मुझे जो है, मैं इसके बारे में कुछ सस्पेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था, मैं बहुत परेशान था। लेकिन मेरे पास ना अभी एक हफ्ता पहले एक आदमी आया, वो भी उसी आश्रम में जाता है। उसने मुझे आके बताया कि जी आपकी जो वाइफ है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कहता है कि मैं भी उसी आश्रम में जाता हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये हमारा कई सालों से रिलेशनशिप चल रहा है आपस में, और ये जो है ना ये आपको भी धोखा दे रही थी, और अब ये मुझे धोखा दे के आश्रम में किसी और तीसरे आदमी के साथ है। ठीक है, तो कहता है कि, और उसने ये भी बताया, कहता है कि भाई साहब सिर्फ ये ही नहीं है, इसके जो मदर है वो भी यही काम करती हैं आश्रम में आके। हमारे क्लाइंट को उस आदमी ने बताया। कहता है कि मैं तो ये सुन के मेरा तो दिमाग पैरों से ज़मीन खिसक गई। आप नमन जी आप इन्वेस्टिगेट करो कि वो आदमी सच बोल रहा है, झूठ है, क्या है ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहाँ पे। अच्छा, और उसने ये भी बताया कि ये जो दोनों वुमेन है ना, ये देखती हैं स्मार्ट लुकिंग लड़के, ठीक है, इनको जो है ना ये मांगती कुछ नहीं है उनसे, कोई ब्लैकमेल नहीं करती, कुछ नहीं करती, इनका ऑब्जेक्टिव ही जो है ना सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स है, कार्नल डिज़ायर्स। और कहते हैं कि आश्रम में आके एक तरफ तो स्पिरिचुअलिज्म करती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ अपना टारगेट ढूंढती हैं।
और क्या है कि इट्स ओनली फॉर प्लेजर। और कहते हैं फिर हमने क्या किया, हमने एक मेल अंडरकवर एजेंट को भेजा आश्रम में, स्मार्ट लुकिंग बॉय, ठीक है, और मॉडल था वो। हमने उसको आश्रम में भेजा, मैंने कहा कि यू गो एज अ डिसाइपल, अंदर एंट्री कर लो आश्रम के, तुम भी पाठ पूजा शुरू कर दो, सब कुछ शुरू कर दो। देन यू नो उन सब में जितने भी लोग वहाँ पे आते, सबसे हैंडसम वही था। दिस गर्ल हैज वाइफ स्टार्टेड अप्रोचिंग, मदर स्टार्टेड अप्रोचिंग हिम, ठीक है। और जैसे ही अप्रोच किया, उसने इनके सारे चैट्स, इनके सारे वो वीडियोस, सारे प्रूफ्स निकाले। अब उसको डर इस बात का था दैट ही हैज अ डॉटर। जो मॉडल था, नहीं नहीं नहीं, The इसकी lady. हमारे क्लाइंट की डॉटर है, ठीक है। उसको ये लग रहा था ये दोनों माँ बेटी इसमें इन्वॉल्व है, इसकी डॉटर को भी ना डाल दें इसमें। ही वांटेड एन एग्जिट आउट ऑफ द सिचुएशन, ही वांटेड सॉलिड प्रूफ्स की कोर्ट में दिखा सके। फिर वो हमने सॉलिड प्रूफ्स निकाल के उसको दिए। मेरा एक विश्वास उठ रहा है लेकिन इंसानियत पे कि लोग किस हद तक चले जाते हैं। देयर आर सम हाई प्रोफाइल केसेस जो कि कभी सामने आते ही नहीं हैं। टॉक अबाउट श्रीदेवी जी, SSR इज देयर, सुनंदा पुष्कर जी थी। तो ये सारे ऐसे केसेस थे कि पीपल लाइक दे फील कुछ तो गड़बड़ हुई थी। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो इट वाज मोर ऑफ अ मर्डर। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है। आप मुझे एक भी केस बताओ। दिव्या भारती का केस हुआ था, वो गिर गई थी। श्रीदेवी का केस हुआ, ठीक है। आपका सुनंदा पुष्कर का केस हुआ, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स की वजह से हुआ था उसका। फिर देन आपका ऐसा केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, दिशा सालियान का केस हुआ। ऐसे कितने सारे केस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें ह्यू एंड क्राई नहीं मचा इंडिया के अंदर कि ओ माय गॉड दिस अ मर्डर, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। आम आदमी की ज़िंदगी में भी जो है सुसाइड होते हैं। आम आदमी भी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है, या फिर आम आदमी भी जो गिर जाता है एक्सीडेंटली बिल्डिंग से, ठीक है। आम आदमी भी ड्रग्स के नशे में आके उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन उनके तो बारे में कोई नहीं बोलता है मर्डर है। सेलिब्रिटीज़ के बारे में लोग मर्डर क्यों बोलते हैं? Certainly they have more like spotlight and all, they are public figures, so people. एग्जैक्टली यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग ना उनको अपने आप को ना उनसे इमोशनली अटैच कर लेते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी ऐसे चला गया, ऐसे थोड़ी जा सकता है, इट्स नॉट रियल, ठीक है। मैंने कैसे इन्वेस्टिगेट नहीं किए, तो जब तक एजम्पशंस के बेस पे कुछ भी कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। लेकिन जो मैंने स्टडी की है, ठीक है, एक भी केस में एक भी फॉरेंसिक एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे कि ये प्रूव होता हो कि दीज वर मर्डर्स, ठीक है। इवन SSR के केस में भी, ठीक है, एम्स की फाइनल रिपोर्ट आ गई। एम्स की फाइनल रिपोर्ट को उसके फादर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इट क्लियरली सेज दैट यू नो इट वाज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एट ऑल, ठीक है। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। डोंट टेक इट एज माई वर्जन, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंडिया की सबसे प्रीमियम एजेंसीज ने हर केस में काम किया है, ठीक है। और सच छुपाना, ठीक है, इतना इजी नहीं होता। हम लोग कई बार इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ कि SSR का मर्डर हुआ था, मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ कि उसका मर्डर नहीं हुआ था। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर मी। मैं तभी किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। But when you know that some things can be like planted, some things can be played around, so नहीं लगता आपको कि ये वाकई में ऐसा हुआ होगा, या फिर सी going by the अगेन मैं judgment? फिर से बात कहता हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कुछ प्ले अराउंड हुआ है नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे SSR के केस का मैं आंसर जानना चाहता हूँ कि चारों ओर दरवाजे बंद थे, अंदर से खिड़कियाँ बंद थी, रोशनदान बंद थे, ठीक है। एंड ही कमिटेड सुसाइड इनसाइड, द डोर वॉज ब्रोकन ओपन। अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि अंदर से आप लैच लगा सकते थे, ठीक है। तो किस तरीके से किसी ने बार्जन करके, ठीक है, बाहर आके अंदर से डोर क्लोज कर दिए। ठीक है, सो आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन
लेट पीपल रिप्लाई, मे बी पीपल वुड गिव बेटर आंसर्स. मैंने तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैं तो वहाँ पे था नहीं, तो आई कैन नॉट से, बट आई जस्ट वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. Fair enough. Understood. We'll wait for episode number 3 with you. Right, this was insightful one. Thank you so much for doing this. You're welcome. Thank you.